आज का पहला क्वेश्चन है, विटामिन बी वन को किस नाम से जाना जाता है। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए, नियासिन, थायमीन, बायोटीन और स्टार्बिक एसिड। तो सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास करिए। देखिए पहले ऑप्शन में लिखा गया नियासिन। नियासिन जो नाम है वो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन। बायोटीन विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है। तो आपसे पूछा है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, तो सही ऑप्शन होगा थायमीन। इसका बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। स्टार्बिक एसिड जो होता है ये रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन देखिए, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दूसरा क्वेश्चन है, केले का खाने योग्य हिस्सा क्या है। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए आप केले का कौन से भाग को खाते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा अंता फलवृत्ति और मध्य फलवृत्ति केले का खाने योग्य हिस्सा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। इसे आप लोग समझने का प्रयास करिए। केले का हम लोग बाह्य फलवृत्ति नहीं खाते हैं, हम लोग अंता फलवृत्ति और मध्य फलवृत्ति को खाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मुंह की परत किससे बनी होती है। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए, प्रयास करिए। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मुंह की परत से अर्थ है इसका कि आपसे जीभ के बारे में पूछ रहा है। जीभ की जो ऊतक होते हैं वो किसके बने होते हैं। जब आप लोग जंतु ऊतक पढ़ने जाएंगे तो जंतु ऊतक चार प्रकार के होते हैं और पहला प्रकार आता है एपिथेलियम टिश्यू। और एपिथेलियम टिश्यू भी चार प्रकार का होता है, जिसमें मुंह की परत आपकी जो बनी होती है वो पपड़ीदार उपकला, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्कीम माउस एपिथेलियम। तो इसकी विशेषता ये होती है कि ये जो ऊतक होते हैं ये काफ़ी पतले होते हैं और चपटे होते हैं। तो हमारे जीभ के ऊतक कैसे होते हैं, पपड़ीदार उपकला के बने होते हैं, क्योंकि वो चपटे होंगे, पतले होंगे। इस प्रकार से आपको याद भी रहेगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समान सजातीय श्रृंखला से संबंधित नहीं है। मतलब चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तीन किसी न किसी प्रकार से एक ही जात के आपको दिखेंगे, एक अलग दिखेगा, उसकी आपको पहचान करनी है। तो मैं आपको चारों ऑप्शन तो दिखा नहीं पाऊंगा एक साथ। यहाँ पर आप लोग पहले दो ऑप्शन को देखिए, इसमें समझने का प्रयास करिए क्या एक जात के हैं कि नहीं। इसके बाद देखिए तीसरा ऑप्शन देखिए आप लोग, और फिर लास्ट में आपको चौथे ऑप्शन को दिखाते हैं। तो पहले आप लोग ये तीन ऑप्शन देख लीजिए और ये लास्ट वाला चौथा ऑप्शन है, ठीक है। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग जानेंगे कि एक जात के हैं कि नहीं है। सबसे पहले हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं। अगर आप लोग इसको लिखने का प्रयास करेंगे तो ये बनेगा CH3 CH2 CHO, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से जो खुली संरचना थी हमने एक सिंगल लाइन में इस संरचना को बना दिया। तो यहाँ पर आप लास्ट में देख रहे हैं कि इसके लास्ट में CHO लगा है, इसकी जाति लगी है। तो ये किस जात का है, एल्डिहाइड जात का है। आगे हम लोग दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। इसको आप लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो कैसे लिखेंगे, HCHO। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इसके लास्ट में CHO लगा है, मतलब कि इसकी जाति भी एल्डिहाइड है। अब देखिए तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, CH3 CO और CH3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके लास्ट में CHO नहीं लगा, मतलब कि ये एल्डिहाइड जाति का नहीं है, ये कीटोन जाति का है। तो आपसे पूछा था कौन इनमें से अलग है, तो ये C वाला ऑप्शन जो होगा वो एक जाति के नहीं है, ये विजाति है। हम लोग लास्ट वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ये एल्डिहाइड बनना चाहिए, CH3 और CHO। तो ये भी आपका लास्ट में CHO लगा है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों आपके एल्डिहाइड हैं, जबकि तीसरे वाला ऑप्शन जो है आपका ये कीटोन श्रेणी का है, अलग श्रेणी का, अलग जाति का है, इसलिए आप तीसरे वाले ऑप्शन को सही करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताने का प्रयास करिए। देखिए दो प्रकार के हार्मोन होते हैं। पुरुषों में देखिए होता है एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन जो होता है ये पुरुषों में होता है और एस्ट्रोजन जो होता है वो महिलाओं में होता है। अब आप लोग इनको याद कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पर तो लिख दिया है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि महिलाओं में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, पुरुषों में कौन सा। तो यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिएगा इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर लिखा है एस्ट्रोजन, ES से मतलब यहाँ पर स्त्री हो जाएगी, स्त्री एस्ट्रोजन। तो स्त्रियों में एस्ट्रोजन होगा और एंड्रोजन किस में होता है, पुरुषों में हार्मोन होता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको अभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि जो हार्मोन है एस्ट्रोजन ये कहाँ पर स्रावित होता है, तो ये स्रावित होता है अंडाशय से। सही ऑप्शन होगा इसका चौथा वाला ऑप्शन। छठा क्वेश्चन है, यदि वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उत्तल लेंस से बनाई गई छवि की स्थिति कैसी होगी। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चलिए करने का प्रयास करिए।
उत्तल लेंस कैसा होता है, इस प्रकार का उत्तल लेंस होता है। ये हमने मुख्य अक्ष को खींच लिया, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होगा तो पहला यहाँ पर फोकस होगा f1 और इसकी डबल जो डिस्टेंस होगी उसे कहेंगे हम लोग 2f1, ठीक है। अब यहाँ पर f2 होगा, दूसरा फोकस होगा, इसकी डबल डिस्टेंस होगी 2f2। अब आपसे कह रहे हैं वस्तु अनंत पर रखी जाती है, मैंने आपको रटाया हुआ है कि वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। तो वस्तु अनंत पर है, मान लीजिए यहाँ से किरणें आ रही हैं तो इसका फोकस कहाँ पर है, f2 के पास है तो f2 पर बनेगा, अनंत से आएंगी तो f2 पर बनेगा। जब लेंस की बात करेगा तो वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा राइट हैंड साइड में। और कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। जब अनंत पर रखी जाएंगी तो f2 पर बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ये भी आपको याद रखना है। और अगर फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, ये भी मैंने आपको रटाया हुआ है, दोनों अपोजिट होते हैं। तो आप लोग सही कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 7वां क्वेश्चन है, ग्लास या फिर शीशे को काटने, चट्टानों की ड्रिलिंग के उपयोग के लिए उपकरणों में कार्बन का किस अपर रूप का इस्तेमाल किया जाता है। आज के वीडियो में आपको आवाज़ हमारी थोड़ी सी चेंज नज़र आ रही होगी क्योंकि कल तबीयत काफ़ी डाउन थी, जुकाम हो गया था, इस कारण से आवाज़ आपको थोड़ी सी हमारी स्पष्ट नहीं नज़र आ रही होगी। फिर भी आप लोग काम चलाइए, हम आपको वीडियो देने का प्रयास कर रहे हैं। कल तो वीडियो भी नहीं बन पा रहा था, आज तो बन रहा है। अभी 2-3 वीडियो आपको इसी आवाज़ में मिलेंगे, फिर जुकाम सही हो जाएगी तो आपको स्पष्ट भाषा हमारे वीडियो मिलेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कांच या फिर शीशे को काटने के लिए और चट्टान को काटने के लिए कार्बन के किस अपर रूप का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो सबसे कठोर होगा उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो हीरा होता है, तो हीरे का इस्तेमाल हम लोग कांच को या फिर शीशे को काटने के लिए करते हैं या फिर चट्टानों को काटने के लिए करते हैं। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 8वां क्वेश्चन है, देखिए तत्व के पास अपनी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर तत्व एम है जिसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो के और एम जो परमाणु हैं उनके बीच में बॉन्ड कौन सा बनेगा और कौन सा सूत्र बनेगा, ये आपको बताना है। तो हमने आपको बताया था कि जैसे जो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो के पास बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसे स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट का नियम का पालन करने के लिए, अगर इसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी बाहरी कक्षा में 8 हो जाएंगे और ऑक्टेट के नियम के अनुसार ये स्टेबल होने का प्रयास करेगा। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग ये इसको चाहिए, तो जिसको चाहिए होता है उसको हम लोग बाद में रखते हैं और जिससे लेता है पॉजिटिव वाले को हम लोग पहले रखते हैं। तो पहले एम रखा जाएगा, उसके बाद में के रखा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यौगिक आपका बनेगा, पहले पॉजिटिव वाला उसके बाद में नेगेटिव वाले को रखा जाता है। तो यहाँ पर एम के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 4 होगी और के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो चाहिए उसको कितने, 1 चाहिए, तो उसकी संयोजकता 1 होगी। और एम वाला 4 दे भी सकता है और इसको कहीं से 4 मिल जाए तो ये 4 ले भी सकता है, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। अब इसकी संयोजकता जो होती है क्रॉस हो जाती हैं, इसलिए प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, यौगिक कौन सा बनेगा, MK4 बनेगा। कहाँ पर लिखा गया है, ऐसा लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा गया है। और आपको बांड भी देखना है, देखिए बांड जो यहाँ पर बनेगा वो सहसंयोजक बांड बनेगा, मतलब कि कोवैलेंट बांड बनेगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे नहीं देगा पूरी तरह से, ये साझा करेगा, क्योंकि आप भी हमको 1 इलेक्ट्रॉन दीजिए और कुछ समय तक आप भी रखिए, मतलब आप भी स्टेबल रहिए और हम भी स्टेबल रहते हैं। इसलिए हम लोग जो बांड बनाएंगे वो सहसंयोजक बांड बनाएंगे, कोवैलेंट बांड बनाएंगे, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 9वां क्वेश्चन है, एक समूह में आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है और एक समूह में इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है। ये चारों ऑप्शन में से आपको चुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप समूह में लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, आवर्त सारणी में आप लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन आपसे पूछा किसी समूह में, ठीक है, जैसे समूह किसी हो गया तो उसमें आपको ऊपर से नीचे की ओर बताना है। तो किसी समूह में आयनीकरण ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर घटती है, ठीक है। तो पहले भरा जाएगा घटती है, आयनीकरण ऊर्जा समूह में ऊपर से नीचे आने पर घटती है, नीचे आने पर। और उसी प्रकार से एक समूह में इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो ऊपर से नीचे आने पर वो भी घटती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, दोनों घटती हैं। अब समझिए थोड़ा आप लोग, जैसे ऊपर से नीचे आने पर घटती क्यों, जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं बढ़ जाती हैं। अब आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है, किसी तत्व से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं आयनीकरण ऊर्जा। अब ऊपर देखिए, ऊपर मान लीजिए नंबर्स ऑफ सेल्स जो होते हैं कम होते हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स कम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के बिल्कुल करीब होते हैं। नाभिक के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज
और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज में, तो नंबर ऑफ सेल्स जितने कम होंगे इलेक्ट्रॉन उतना ही नाभिक के करीब होंगे और उतना ही उसे कस करके पकड़े होंगे, इसलिए ऊर्जा आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगी मतलब कक्षाएं बढ़ने लगेंगी तो इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे तो उनमें जो पकड़ने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, आप आराम से उनको बाहर से एनर्जी दे करके निकाल सकते हैं। इसलिए नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, आयनिक ऊर्जा घटेगी। और इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन बंधुता भी होती है, इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने की जो क्षमता होती है वो नीचे आने पर घटती है, ऊपर सबसे ज़्यादा होती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आपको बताएंगे, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, नरम वस्तुएं अधिक मात्रा में क्या सोखती हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं सारे अच्छे लेवल क्वेश्चन हैं। देखिए जैसे सीरीज हमारी आगे बढ़ेगी वैसे आपका लेवल जो है हमारी सीरीज का बढ़ता चला जाएगा। पहले क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, अब थोड़ा रिपीट करने का प्रयास हम कम कर रहे हैं, फिर भी आपको सीरीज में अगर क्वेश्चन जो भी आपके सेट में क्वेश्चन होंगे उन्हीं को देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर रिपीट होंगे तो फिर भी रिपीट करने का प्रयास करेंगे हम भी आपके लिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा है नरम वस्तुएं अधिक मात्रा में क्या सोखती हैं, तो ये सोखती हैं ध्वनि ऊर्जा को। जैसे आपकी जो दीवारें होती हैं वो कठोर होती हैं, तो जब आप बोलते हैं तो टकरा करके वापस आ जाती है। जब नरम दीवारें होंगी तो नरम दीवारें या फिर नरम कोई वस्तु लगा दी जाए अगर उसमें, तो उसमें गैपिंग होती, कणों के बीच में गैप होता है, तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं, ध्वनि ऊर्जा जो होती हैं इनके अंदर चली जाती हैं। तो अधिक मात्रा में ध्वनि ऊर्जा सोख लेती हैं नरम वस्तुएं, क्योंकि उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है नरम वस्तुओं के, अगर हार्ड हो जाएंगी तो परिवर्तित कर देंगी, इसलिए ध्वनि ऊर्जा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। 11वां क्वेश्चन है, स्वाद को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका उत्तरदायी होती है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चलिए बताने का प्रयास करिए। देखिए हिंदी वालों के लिए तो आसान हो गया, स्वाद को कौन परखता है, जीह्वा परखती है, तो जीह्वा ग्रसनी तंत्रिका ही सही ऑप्शन होगा। इंग्लिश वालों के लिए थोड़ी समस्या हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। अल्फेंटी तो देखिए सूंघने से होता है, और ऑप्टिकल आप देख सकते हैं देखने से होता है, तो सही ऑप्शन इसमें जीह्वा ग्रासनी तंत्रिका होगी स्वाद को परखने के लिए। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है। ठीक है, समझने का प्रयास करिए, ऐसा कौन सा इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको परजीवी नजर आ रहा है जो आपके शरीर के अंदर जीवित रहता है। देखिए शरीर के जू जो होते हैं वो बाह्य परजीवी हैं। जू जैसे आपके बालों में पड़ते हैं, सिर की जू या फिर आप शरीर की जू की बात कर लीजिए तो बाहर ही आपके बाहर से ही परजीवी का काम करते हैं। किलनी भी बाहर की रूप से आपके शरीर में या फिर जानवर के शरीर में पड़ सकती हैं, लेकिन फीता कृमि ये जो टेप वार्म होता है ये आपके पेट के अंदर होता है, तो इससे हम लोग कहेंगे अंतःपरजीवी, या आंत में पाया जाता है। और ये बिल्कुल से आपके सिस्टम को जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, उसको डैमेज कर देता है। और ये बहुत लंबा आकार का बन सकता है, इसके अंदर प्रजनन करने की क्षमता होती है, तो ये बढ़ता चला जाता है और लगभग ये 30 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। तो ये आपका जो अंतःपरजीवी है वो काफ़ी घातक भी होता है। सही ऑप्शन होगा इसका डी वाला ऑप्शन। 13वां क्वेश्चन है, ट्यूलेरियम नामक तत्व एक क्या है। ये 4 ऑप्शन आपके पास, धातु, धातु और उपधातु दोनों, अधातु या फिर उपधातु। चलिए बताने का प्रयास करिए आप लोग। देखिए जब आप लोग उपधातुएं पढ़ते होंगे तो उपधातुओं की संख्या कितनी है, 7 है। कौन कौन सी उपधातुएं आती हैं, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। इस प्रकार से 7 आपकी उपधातुएं होती हैं। उपधातुएं वे तत्व हैं जो धातु का गुण भी प्रकट करते हैं और अधातु का गुण भी प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्यूलेरियम आया ना, तो ये क्या होगा, डी वाला ऑप्शन, उपधातुएं हैं। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि तीव्रता स्तर क्या है। ठीक है, आपको बताना है 100 डेसिबल, 0 डेसिबल, 10 डेसिबल या फिर 25 डेसिबल। तो सबसे मंद आपको श्रव्य ध्वनि तीव्रता स्तर बताना है। मनुष्य का जो सुन सकता है, मनुष्य कितनी तीव्रता में सबसे कम सुन सकता है, तो सही ऑप्शन होगी इसका 0 डेसिबल। देखिए मनुष्य की जो श्रवण शक्ति होती है वो 0 डेसिबल से लेकर के 140 डेसिबल तक
मनुष्य सुन सकता है, और 140 डेसिबल के ऊपर अगर उसे मिलेगा तो मनुष्य पागल हो जाता है। तो सबसे कम की आपसे बात किया है तो 0 डेसिबल से स्टार्टिंग होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन घेरती है, तो यह कौन सी गैस है आपको बतानी है। अगर जरूरत पड़े तो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के आप परमाणु भार ले सकते हैं। देखिए दे दिया, अच्छी बात है, वरना आपको याद भी करना होता है इसे। देखिए समझने का प्रयास करिए, और आप एक चीज़ याद रखिएगा कि गैस के 1 मोल में, गैस के 1 मोल का आयतन जो होता है, 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ये बात आप लोग याद रखिएगा। 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर, और आपको दे रखा है 5.6 लीटर आयतन घेरती है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि गैस के कितने मोल हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 5.6 में 22.4 लीटर का भाग कर दें। तो देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें कितने मोल आपको मिलेंगे। तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 1 अंक पे है, तो 56 चौके 224, तो 1/4। तो इस गैस के 1/4 मोल लिए गए हैं। अगर गैस के 1/4 मोल हैं तो हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं गैस का अणुभार कितना है। तो मोल बराबर होता है क्या, ये भी फार्मूला आप लोग याद करिएगा, मोल बराबर भार अपान अणुभार। और आपसे पूछा क्या है, जब आपको अणुभार मालूम चल जाएगा तो आपको गैस ही मालूम चल जाएगी, गैस कौन सी है। भाई ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अणुभार निकालने का प्रयास करते हैं। मोल आपको प्राप्त हो गए 1/4, अभी हमने निकाला। भार आपको दे रखा है 7.5, अणुभार को हम लोग m मान लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 28, 30 बनेगा। m बराबर 30 आ गया। ठीक है, समझिए m बराबर 30 मतलब कि अणुभार बराबर 30 आ गया। अब भाई ऑप्शन चेक करिए किसका अणुभार 30 है। नाइट्रोजन का देखिए आपको दे रखा है भार कितना है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। तो इसी को जोड़ेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस है उसका अणुभार 30 है। इसका मतलब वो कौन सी गैस है, NO गैस है। सही ऑप्शन होगा इसका पहला वाला ऑप्शन। बाकी के आपको अणुभार 30 नहीं नजर आएंगे तो बाकी ऑप्शन गलत ऑप्शन हो जाएंगे। अब अगर आप सवाल को लंबा करना चाहते हैं तो यहाँ पर PV बराबर nRT भी लगा सकते हैं। अगर आप संतुष्ट ना हो, इससे भी आप लोग उत्तर निकालने का प्रयास करिएगा। देखिए मानक ताप और दाब दे रखा है, तो दाब को 1 ATM मानिएगा, वैल्यूम आपको 5.6 दे ही रखा है। यहाँ पर मोलों की संख्या आपको निकालनी पड़ेगी। तो भार अपान अणुभार m यहाँ पर रख लीजिएगा, R की वैल्यू 0.821 ये रख लीजिएगा, और स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन रख लीजिएगा। तो इससे भी आपको m जो है अणुभार भी आपको 30 ही नज़र आएगा। लेकिन मैंने आपको अगर मानक ताप और दाब दे रखा है तो आप इस फार्मूले का यूज मत करिए। ठीक है, आप 22.4 लीटर का यूज करिए। अगर मानक आपको टेम्परेचर दाब की जगह पर कोई अन्य दाब दे रखा है फिर आप इस फार्मूले का यूज करिए, इससे सवाल आपका छोटा हो जाएगा, वरना फार्मूले से लगाएंगे तो लंबा बनेगा आपका सवाल। 16 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है। चलिए बताइए, आसान सा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिए। देखिए सूर्य के चारों ओर, चाहे ग्रह हो, उपग्रह हो, खगोल पिंड हो, कोई भी पिंड हो सकता है, उल्का पिंड हो सकता है। तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाएगा उन सब पिंडों से मिलकर के हमारा सौर मंडल बनता है। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन। देखिए सौर आया ना, मतलब सूर्य का मंडल जो होगा उसे हम कहेंगे सौर मंडल, डी वाला ऑप्शन सही आप। 17 नंबर क्वेश्चन है, कील की नोक नुकीली क्यों बनाई जाती है। कील आपने देखी होगी, उसकी नोक नुकीली होती है, यहाँ पर से आप ठोकते हैं तो दीवार में आसानी से जाकर के धंस जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, कील की नोक जो होती है नुकीली क्यों होती है। चारों ऑप्शन को पढ़िए, चारों ऑप्शन बड़े बड़े लिखे गए हैं, इसलिए समय लीजिए। अगर समय आपको कम लग रहा है तो वीडियो को रोक कर भी आप समय ले सकते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। यहाँ पर देखिए समझने का प्रयास करिए, अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर लगने वाला बल अधिक दाब डालता है। आप फार्मूला आपको याद होगा, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपान एरिया। तो जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा लगेगा अगर आप फोर्स को लगाएंगे। समझ गए इस फार्मूले से। तो जितना एरिया कम होगा, कील का जो नुकीला वाला पार्ट होता है उसका एरिया कम होता है, इसलिए दाब अधिक लगाता है जब हम लोग कोई फोर्स यहाँ पर से हथौड़ी से ठोकते हैं। तो यही आपसे ये कह रहा है, अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर लगने वाला बल अधिक दाब डालता है। आपको मैंने फार्मूला बता दिया, इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा।
98 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोरीन में कितने कार्बन के परमाणु होते हैं? फ्लोरीन जो कही जाती है इसे कार्बन का हम लोग अपर रूप कहते हैं, और कई बार मैंने इसकी चर्चा भी की है आपसे। C60 मतलब कि कार्बन के 60 परमाणुओं से मिलकर के फ्लोरीन बनी है, और इसकी संरचना एक फुटबॉल जैसे होती है। जैसे आप फुटबॉल देखेंगे तो वैसी संरचना फ्लोरीन की होती है। तो कितने कार्बन के परमाणु से जुड़ करके बनती हैं? 60, ठीक है। और ये किसका अपर रूप है? ये कार्बन के एलोट्रोप्स में गिना जाता है। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो जाती है तब हम इसे किस नाम से जानते हैं, किस समीकरण के नाम से जानते हैं? चलिए प्रयास करिए आप लोग। आसान सा क्वेश्चन है, देखिए समझिए। जैसे हम लोग हाइड्रोजन की क्रिया करा देते हैं ऑक्सीजन से, ठीक है, तो क्या बनता है? पानी बनता है, H2O बनता है। अब आप लोग क्या करिए कि इस समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या को समान करिए। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। इधर भी 2 हैं। ऑक्सीजन के 2 हैं, लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर 1 है। अगर हम लोग इसको बराबर करते हैं, इधर 2 कर दीजिए, तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए। तो हाइड्रोजन के 4 के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये किस रूप में आपने समीकरण को लिख दिया? एक समीकरण को आपने संतुलित कर दिया, ठीक है। ये एक संतुलित समीकरण है जहाँ पर आपने प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को समान कर दिया है। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। इस नंबर क्वेश्चन है, एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को तेजी से गर्म करने पर क्या होगा? चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ ही लोग सही कर पाएंगे, लेकिन जो लोग नहीं सही कर पाए वो सीखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इस समय कोरोना देखिए काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आप लोग घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए, क्योंकि जब भी एग्जाम आपके लगेंगे तो फिर एक साथ आपके सारे एग्जाम लगेंगे। तो इस समय आप लोग सीखने का प्रयास करिए। देखिए लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। अगर आप इसे गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बनेगा? PbO लेड ऑक्साइड बनेगा। इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। तो यहाँ पर जब आप गर्म करेंगे तो इसको गर्म करने पर एक भूरे कलर की गैस बनेगी, जो गैस होती है NO2, ठीक है। इसका आपको रंग याद होना चाहिए। अगर NO2 कहीं पर बन रही है तो भूरे रंग का अवशेष छोड़ करके जाएगी। तो आपसे यही पूछने का प्रयास किया है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा कि इसका कलर कैसा होता है? भूरे कलर की होती है। तो ये आपको याद भी करना पड़ेगा। तो इस तरह आप कहीं पर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। PDF मैंने आपको 10 पार्ट तक की साइंस स्पेशल की PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, वहां से आप लोग ले लीजिएगा जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी मतलब कि साथ में जीवन जीते हैं, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। डाइटम, एनाबिना, स्पाइरोगारा, लाइकेन, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही ऑप्शन होगा लाइकेन। देखिए लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल से मिलकर के बना होता है। ये दोनों सहजीवी जब जीवन जीते हैं तो लाइकेन बनता है। अब देखिए कवक का कार्य क्या होता है? कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होती, तो खाना नहीं बना पाता है कवक। तो कवक क्या करता है? शैवाल को जल ला के देता है, खनिज लवण ला के देता है, विटामिन से ला के देता है कवक शैवाल को। और शैवाल के पास होती है क्लोरोफिल, तो शैवाल क्या करता है? खाना बनाने का काम करता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा शैवाल खाना बना देता है, तो कवक का जीवन भी चलता रहता है और शैवाल का जीवन भी चलता है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? लाइकेन्स, जो किससे बने होते हैं? कवक और शैवाल से बने होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, एथेनोइक एसिड को समानता किस नाम से जाना जाता है? ये 4 ऑप्शन है, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फोनिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सही ऑप्शन होगा इसका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एथ लगा, मेथ में एक कार्बन होता है, एथ में 2 होते हैं, तो यहाँ पर 2 कार्बन लगे हैं। ओइक लगा है लास्ट में, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है लास्ट में, तो ओइक लगा दिया है। एसिड है इसलिए एसिड लिख दिया है। तो ये IUPAC नाम है और ये समानता नाम हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से इसे जानते हैं। तो सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। हम लोग देख लेते हैं, चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। इसको लिखते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फोनिक एसिड जो होता है RSOOH से मिलकर के बनते हैं। जहाँ पर कार्बन लगा होता है ना उसमें RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक का होता है, और यहाँ पर S लगा दिया कार्बन की जगह पर तो ये सल्फोनिक बनाएगा। R के जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, CH3 का यूज कर सकते हैं, C2H5 का यूज कर सकते हैं, तो जो भी आपके लिए हो उसका यूज कर लीजिएगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl होता है।
चलिए 2 क्वेश्चन इससे बन करके तैयार हो गए और दोनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। प्रश्न को आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि आपके घरों में जो बैटरियां होती हैं उसमें आप किस एसिड को डालते हैं। यही चारों ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है, चारों ऑप्शन आपके पास हैं। बताइए घर की बैटरियों में हम लोग किस एसिड को डालते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है। सिरका, जबकि सिरका घर के अचार बनता है ना सिरका से, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। और ये चारों ऑप्शन है, ठीक है। आपको तैयार करना है, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में देखिएगा, ढेर सारे लोग सही उत्तर देते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में इसकी चर्चा करें। 23 नंबर क्वेश्चन है, मानव की आंख निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के अपवर्तन या फिर प्रकाश के परिक्षेपण। देखिए मानव की आंख में एक द्विउत्तल लेंस लगा होता है जो कि प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिससे किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर जाकर के उल्टा और वास्तविक बनता है। हमारा मस्तिष्क जो होता है उस वस्तु को जो उल्टा बनता है प्रतिबिंब, उसको सीधा करके हमें आभासित प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करता है। इसलिए ये प्रकाश के अपवर्तन पर हमारी आंख जो होती है वो कार्य करती है। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं। ठीक है, बताने का प्रयास करिए। तत्व, आयन, अणु या फिर मिश्र धातु। देखिए एक ही तत्व, मान लीजिए कि हमने ले लिया ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु, एक ही तत्व के या फिर अलग अलग तत्व के परमाणु। हम पहले एक ही तत्व के लेते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ले लिए, जुड़ करके O2 बना दिया। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या थे, परमाणु थे, लेकिन O2 जो बन गया ये मॉलिक्यूल हो गया, अणु हो गया। तो सही ऑप्शन सी वाला होगा। अब अलग अलग तत्व ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया ऑक्सीजन ले लिया और हाइड्रोजन ले लिया, तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो 2 हमको हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे और 1 ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो हमने अलग अलग तत्वों से बना दिया, परमाणु से मिलकर के अणु बना दिया और एक से बना दिया। तो सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, सीलिंग फैन, जो आपके घर के ऊपर जो फैन लगा होता है उसे कहते हैं सीलिंग फैन। साइकिल के हब और धुरी के बीच घर्षण को कम करने के लिए मशीन के किस पुर्जे का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपने अपने सीलिंग फैन में भी पंखे में देखा होगा तो वहाँ पर बाल वीरिंग लगी होती हैं। सही ऑप्शन इसका ए वाला ऑप्शन। साइकिल की दुकान पर आप जाते होंगे तो वहाँ पर आप छोटे छोटे गोले के रूप में आप वहाँ पर पड़े हुए देखते होंगे, तो उनको धुरी के बीच में बाल वीरिंग लगी होती है। आप लोग इसकी संरचना को देख लीजिए। तो ये देखिए बाल वीरिंग है, आपने देखा होगा साइकिल के आप धुरी में देखते होंगे लगा होता है, जिससे साइकिल हमारी चलती है तो घर्षण जो होता है इससे टूट फूट कम होती है और घर्षण को कम करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ये छोटे से लेकर के बड़े आकार तक बने हुए होते हैं, जहाँ पर जितना जिसका उपयोग होता है वहाँ पर हम उतनी बड़ी बाल वीरिंग को लगाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग प्रति इकाई समय में दोलनों की संख्या है। चलिए, आयाम, आवृत्ति, आवर्तकाल, तरंग दैर्घ्य। प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। किसी ध्वनि तरंग के प्रति सेकंड किए गए दोलनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। कंपनों की संख्या को या फिर दोलनों की संख्या को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में स्थायी बनावट, जो हमारी कोशिका होती है उसकी स्थायी बनावट, आकार और प्रकार प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। पादपों की बात कर रहा है आपसे, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। सही ऑप्शन होगा इसका लास्ट वाला ऑप्शन, विभेदन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन। जो पादप होते हैं उनकी कोशिकाओं की स्थायी बनावट अलग अलग होती है, आकार और प्रकार की कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है, उसे हम लोग कहते हैं विभेदन कहते हैं। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप थाइलोफाइटा से संबंधित नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। देखिए पादप जगत को 3 भागों में बांटा गया। पहला हमारा कौन सा है, थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा है ट्रैकियोफाइटा। तो आपसे पूछा है थैलोफाइटा संबंधित कौन सा नहीं है, तो सही ऑप्शन होगा रिक्सिया। रिक्सिया जो आता है ये ब्रायोफाइटा में आता है, जबकि तीनों जो लिखे हैं कैलिडोफोरा, कारा, स्पाइरोगायरा, ये सब आपके थैलोफाइटा में आते हैं। जो क्लैडोफोरा लिखा है ना, ये घोंघा के ऊपर रहता है। क्लैडोफोरा एक प्रकार की शैवाल है ये, और थैलोफाइटा में शैवाल आती हैं, कवक आते हैं, जीवाणु आते हैं, ये सभी आते हैं। एक आपने प्रोटोडर्मा का नाम सुना होगा, आपके एग्जाम में पूछता है प्रोटोडर्मा।
ये भी थैलोफाइटा में आता है और एक कछुए के पीठ में के ऊपर रहता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, रिक्सिया ब्रायोफाइटा में आता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक इकाई आत्मक आवेश को धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक ले जाने के लिए उस पर रासायनिक बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, पिछले बार आपका ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं लेवल कितना बढ़िया रहता है रेलवे ग्रुप डी साइंस का। अगर आप मन से तैयारी नहीं करेंगे तो वहाँ पर 2-4 क्वेश्चन आपसे या तो छूट जाएंगे तो आप गलत करके आएंगे। इसका सही ऑप्शन होगा विद्युत वाहक बल। तो ये विद्युत वाहक बल कार्य क्या करता है, किसी विद्युत सर्किट में लगने वाला वह बल है जो सर्किट में इलेक्ट्रॉन की गति को प्रदान करता है। देखिए प्रश्न में स्पष्ट हो रहा है कि धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक ले जाता है तो इलेक्ट्रॉन की गति होगी, तो ये बल के रूप में कार्य करता है। लेकिन इसकी यूनिट जो होती न्यूटन नहीं होती। ठीक है, बल लगा आगे, इसका मतलब ये न्यूटन में ये बल नहीं है, इसे हम लोग, इसकी यूनिट होती है वोल्ट होती है, इसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का देता है लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहता है तो ये कार्य कैसा होगा, आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए कोई दीवार है, आप इसे धक्का दे रहे हैं लेकिन दीवार उसी स्थान पर खड़ी है, कहीं ये खिसक करके कहीं आगे नहीं बढ़ रही है, ना पीछे आ रही है, विस्थापित नहीं हो रही, तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, नकारात्मक होगा, सकारात्मक होगा। सही ऑप्शन होगा बिल्कुल ही कार्य नहीं होगा। ठीक है, ना सकारात्मक होगा ना नकारात्मक। देखिए वर्क बराबर क्या होता है, F इंटू एस, जहाँ पर फोर्स है F और S क्या विस्थापन। अगर विस्थापन शून्य हो जाए, कोई वस्तु अपने स्थान से खसक करके दूसरे स्थान पर ना जाए तो विस्थापन शून्य होगा। विस्थापन शून्य होगा तो वर्क भी शून्य होगा, चाहे आप कितना भी फोर्स लगाएं। अगर वस्तु विस्थापित नहीं होगी, वस्तु एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, तो वहाँ पर कार्य जो होगा शून्य होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि F इंटू एस कॉस थीटा लगता है। आप किसी वस्तु को सर के ऊपर रख के जा रहे हैं तो वहाँ पर फोर्स और विस्थापन के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन गया तब भी कार्य आपका शून्य हो जाएगा। आप कोई वस्तु को लेकर जा भी रहे हैं तब भी आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ये साइंस की भाषा में, वैसे आप काम कर रहे हैं लेकिन आप फार्मूले के हिसाब से देखेंगे तो आप कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। तो हमारी ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तुल्यांकी भार, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन बंधुता, परमाणु क्रमांक। चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन को लेते हैं, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और द्रव्यमान संख्या होती है 12। तो यहाँ पर 6 जो यहाँ पर लिखा गया है ये कार्बन की परमाणु क्रमांक है। और कार्बन में अगर आपसे प्रोटॉनों की संख्या पूछें तो प्रोटॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। इसलिए कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 6। जितने उसका परमाणु क्रमांक है उतना प्रोटॉनों की संख्या भी होगी। अगर आपसे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछें तो द्रव्यमान संख्या से आपको परमाणु क्रमांक को घटा देना है। तो 12 में से 6 घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या इसके 6 आ जाएगी। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अगर आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछें तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप उत्पाद क्या निर्मित होता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, चलिए प्रयास करिए आप लोग। देखिए इस प्रश्न को सही करने के लिए आपको लेड नाइट्रेट का फार्मूला याद होना चाहिए। तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। अगर आप इसे हीट करेंगे या फिर तापीय अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा, PbO बनेगा प्लस NO2 बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर PbO का मतलब है लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन बन ही रहा है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 है। तो सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। इस प्रकार का प्रश्न अलग ढंग से पिछले वाला जो हमने आपको वीडियो कराया 11 नंबर, उसमें पूछा गया था कि अवशेष का रंग क्या होगा। अगर हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करें तो इसके अवशेष का रंग जो होगा वो भूरे कलर की गैस निकलेगी, भूरे कलर का अवशेष यहाँ पर निकलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर जो होता है वो भूरे कलर का होता है। तो ये आपको याद करके चलना है। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, पहला वाला ऑप्शन। अलग अलग सेट में आपसे अलग ढंग से क्वेश्चन पूछने का प्रयास करता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है। ईंधन तेल में, LPG में, कोयला में या फिर प्राकृतिक गैस में। देखिए ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होगा किसमें,
एलपीजी में, क्योंकि एलपीजी जो आपके घरों की गैस होती है, रसोई गैस होती है, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण डाला जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। एक क्वेश्चन आपका रेलवे एनटीपीसी में इस बार पूछा गया था कि लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है। जो लाइटर आप जलाते हैं ना, सिगरेट पीने के लिए, बीड़ी पीने के लिए, कुछ भी पीने के लिए, तो लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है। तो लाइटर में ऑप्शन में ब्यूटेन दिया गया था। तो ब्यूटेन जो होती है वो लाइटर में भरी जाने वाली गैस भी है। चौथा क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है। रतौंधी में क्या होता है कि रात में दिखाई नहीं पड़ता लोगों को। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या फिर रिकेट्स होता है। तो सही ऑप्शन होगा रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। पांचवा क्वेश्चन है, एड्स का विषाणु शरीर में किसको नष्ट कर देता है। परिसंचरण तंत्र को, प्रतिरक्षा तंत्र को, लाल रक्त कणिकाओं को, या फिर यकृत को। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए एड्स जब भी किसी को होता है तो एड्स से कोई रोग नहीं होता है आपको। आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इम्यून सिस्टम होता है, वो डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के बाद आपको ढेर सारे रोग जो हैं घेर लेते हैं। जैसे आपके पास अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ सही नहीं होगी, आपके शरीर से रक्त बहना स्टार्ट हो जाता है तो वो बंद नहीं होगा। इस प्रकार से जो भी रोग आपके शरीर में होगा, मान लीजिए आपको टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ये सारे रोग आपके सही नहीं होंगे। तो जो आदमी को एड्स हो जाता है वो घुट घुट के मरता है, मतलब इससे कोई रोग नहीं होता है आपको, लेकिन शरीर में ढेर सारी जो बीमारियां होती हैं उससे ग्रसित हो जाता है। उसका प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, बुरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। छठा क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या उत्पन्न करती है। ये चार ऑप्शन है, चलिए बताने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा गया है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला ये होता है। इसके साथ हमें रिएक्शन करानी है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। जो कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, एक लवण होता है, और पानी यहाँ पर बनता है या फिर उड़ जाता है पानी। तो यहाँ पर लवण और जल दोनों बनेंगे। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। ये अब क्रिया आपके घरों में होती है जब आप घरों में पोताई करते हैं। ये चूने का पानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है चूने का पानी है। जब आप चूने के पानी से अपने घरों में पोताई करते हैं तो आप ये देखते होंगे कि आपके घरों की चमक 2-3 दिन बाद आती है। जब आप पोताई करेंगे तब नहीं चमकेगा आप घर, 2-3 दिन बाद आप छोड़ देंगे तो आपके घरों में चमक आ जाती है। वो इसी कारण से होती है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो आपने पो दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उससे क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना लेता है। परत बना लिया तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है एक चमकदार होता है, और जो यहाँ पर पानी जो होता है अवशेष के रूप में ये उड़ जाता है वाष्प बन करके, इसलिए चमक प्रदान करता है कैल्शियम कार्बोनेट। आपके घरों में जो आप पोताई करते होंगे तो इसी कारण से 2-3 दिन बाद ही चमक आती है। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। सातवां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक तरह से संबंधित हैं, एक अलग है, उसकी आपको पहचान करनी है। दिल दिया गया है, आँख, हाथ और नाक। चलिए प्रयास करिए सही करने का। सही ऑप्शन होगा इसका दिल। देखिए दिल जो है हमारे शरीर का इंटरनल पार्ट है, आंतरिक हिस्सा है, जबकि आँख, हाथ और नाक हमारे शरीर के बाहरी हिस्सों में आते हैं, इसलिए दिल जो होगा वो अलग ऑप्शन होगा। आठवां क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें कैसी तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंगों को मैंने आपको कराया हुआ है और याद भी कराया हुआ है कि ध्वनि तरंगें कैसी तरंगें होती हैं। तो ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें होती हैं, क्योंकि यांत्रिक तरंगों के अंतर्गत ही अनुप्रस्थ तरंगें आती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगें आती हैं। तो यांत्रिक के अंतर्गत अनुदैर्ध्य आती है ना, तो ध्वनि तरंग जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण है। यहाँ पर देखिए धा है ना, आधा धा है, तो हम लोग अनुदैर्ध्य को सही करेंगे। जो प्रकाश की तरंग होती है वो अनुप्रस्थ होती है, और ध्वनि की तरंगें जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं, और अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य जो होती हैं ये यांत्रिक तरंगों के एक भाग हैं। तो सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। 9वां क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 85 kg है और वेग आपको 60 मीटर पर सेकंड दिया गया है, तो वस्तु का संवेग आपको ज्ञात करना है। चलिए संवेग का फार्मूला किसी को याद हो तो वो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता है। धीरे धीरे आपको सीखते चलना है। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग हमारी लगातार वीडियो को देखें वो इस सवाल को अवश्य कर लेंगे।
देखिए संवेग क्या होता है, P होता है, P बराबर mv होता है, ये फार्मूला होता है संवेग का। तो यहाँ पर आपको मास दिया गया 85 और वेग दिया गया है 60 मीटर पर सेकंड। तो इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर 1 जीरो आएगा, 6 पंचे 30 और 8 छंग 48, 3 51। तो 5100 kg मीटर पर सेकंड जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन। दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन सूत्र को आपको याद करके चलना है। 10वां क्वेश्चन है, पानी में सूर्य के प्रकाश के अभाव में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? चारों विकल्पों में से सभी, या फिर शैवाल, झाड़ी, कवक। देखिए सूर्य के प्रकाश के अभाव में मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं मिले तो पौधा उगाए, तो इसे पौधे को आप क्या कहेंगे, कवक कहेंगे। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। देखिए कवक में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, तो सूर्य के प्रकाश से वो उसके अभाव में भी उग सकता है। जबकि शैवाल जो होता है उसको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। झाड़ी में क्लोरोफिल होता है। इसलिए कवक में जो होता है वो पर्णहरिम नहीं होता है, इसलिए सूर्य के अभाव में भी कवक जैसे पौधे जो होते हैं वो उगाते हैं। 11वां क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक फार्मूला आपसे पूछा गया है और काफ़ी कंफ्यूज आपको किया गया है। चलिए देखते हैं कितने लोग सही करने का प्रयास करते हैं। जिप्सम का सही फार्मूला होगा इन चारों ऑप्शन में से लास्ट वाला ऑप्शन। कैल्शियम सल्फेट के साथ में 2H2O का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, अगर हम लोग कैल्शियम सल्फेट में से इसका 1/4 पानी निकाल दें, यहाँ पर से 1/2 3/4 पानी निकाल दें, तो यहाँ पर से 1/2 H2O अगर बचता है तो इसे हम कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, यही दो पलट करके यहाँ पर चला जाता है, तो 2 कैल्शियम सल्फेट इंटू H2O अगर लिखा है तो इसे आप क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे। लेकिन अगर लास्ट में 2H2O लिखा है तो इसका मतलब ये जिप्सम का फार्मूला है। तो सही ऑप्शन होगा कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन। देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10H2O लिखा गया, इससे हम लोग कहते हैं धावन सोडा। ये धोने वाला सोडा है, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। और इसमें 10 जो होते हैं वो पानी के क्रिस्टल लगे होते हैं, ये भी आपको याद करके चलना है। कभी धावन सोडा का आपसे फार्मूला पूछे तो पानी के अणुओं में आपको कन्फ्यूज करेगा, तो आपको 10 याद रखना है। 12वां क्वेश्चन है, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज को अवायवीय रूप से तोड़ा जाता है क्या कहलाती है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अवायवीय का मतलब है जहाँ पर वायु उपस्थित ना हो, तो वहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? किण्वन की तकनीक का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। जैसे आपने शराब को देखा होगा, तो शराब में जौ को सड़ा करके जौ वाली शराब बनाई जाती है। उसके बाद अंगूर को सड़ा करके अंगूर से शराब बनाई जाती है। पाव रोटी भी आपकी किण्वन बीज से बनाई जाती है। सिरका भी जो गन्ने का जूस होता है उसको सड़ा करके बनाया जाता है। तो सूक्ष्म जीवाणुओं की सहायता से अवायवीय रूप से ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। किस टेक्निक से? किण्वन की पद्धति से। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। देखिए चमक का गुण किसका होता है? धातुओं में चमक होती है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको धातु को देखना है। एल्युमिनियम एक धातु है, इसलिए चमक किस में होगी? एल्युमिनियम में होगी। कार्बन, सल्फर और कोयला जो है अधातुओं में आते हैं। अधातुओं में चमक नहीं होती है। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी अधातु है जिसमें चमक होती है? अधातुओं गुण जो होता है चमक का नहीं होता, लेकिन ऐसी अपवाद के रूप में एक अधातु है जिसमें चमक होती है। वो कौन सी अधातु है? आयोडीन। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसका सही ऑप्शन होगा एल्युमिनियम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आप लोग 2 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा कि कौन सा ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है और कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक ऐसी आपको धातु बतानी है जो द्रव अवस्था में रहती है। धातुएं वैसे जो होती हैं वो सॉलिड में रहती हैं, लेकिन एक ऐसी द्रव अवस्था में रहती है धातु भी और अधातु भी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी साइंस से पढ़ी है तो दोनों आपको याद करके चलने होंगे, नहीं तो आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। 14वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आप लोग समझिए कि टिंडल प्रभाव होता क्या है। जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन के साथ में गुजारा जाता है तो कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज का जो मार्ग होता है वो दिखाई पड़ेगा आपको। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव किस पर लागू होता है?
कोलाइडी विलयन पर लागू होता है। तो इन चारों ऑप्शन में आपको देखना है कि कोलाइडी विलयन कौन सा है। तो सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। दूध जो आता है वो कोलाइडी विलयन में आता है। जैसे दूध हो गया, आपका रक्त हो गया, कोहरा हो गया, साबुन का घोल हो गया, स्याही हो गए, ये सब आपको याद करके चलना होगा कि कौन कौन से आपके किस में आते हैं, कोलाइडी विलयन में आते हैं। एक बार कहीं पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिसमें जैसे दूध हो गया, स्याही हो गया, रक्त हो गया, कोहरा हो गया, साबुन का घोल हो गया, ये सब आपके ऑप्शन में मिले तो आप लोग कह दीजिएगा कि इसमें टिंडल प्रभाव दर्शाया जाएगा। बाकी लवण विलयन, शर्करा विलयन, कापर सल्फेट का विलयन, ये सभी वास्तविक विलयन में आते हैं, कोलाइडी विलयन में नहीं आते हैं। तो इनमें तो दिखाई नहीं पड़ेगा प्रकाश पुंज का मार्ग, सिर्फ और सिर्फ कोलाइडी विलयन में दिखाई पड़ेगा। और वो सारे एग्जाम्पल आपको याद करके चलने होंगे। और कोलाइडी विलयन में ही ब्राउनी गति में दिखाई पड़ती है। तो एग्जाम में आ सकता है कि ब्राउनी गति किस में दिखाई पड़ेगी, तो कोलाइडी विलयन में दिखाई पड़ेगी। जो जिग जैग मार्ग होता है ना कड़ों का, वो दिखाई पड़ता है, उसे कहते हैं ब्राउनी गति। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन है, अदिति जो है 800 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ करके 50 सेकंड में आरंभिक बिंदु पर पहुंच जाती हैं। तो औसत वेग की आपको गणना करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लोग गलत कर देंगे। देखिए एक वृत्ताकार मार्ग है, इस प्रकार से वृत्ताकार मार्ग होगा। तो मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करती है घूम करके, इस प्रकार से घूम करके फिर से इसी स्थान पर आ जाती है। और ये टोटल दूरी जो है वो 800 मीटर की है और 50 सेकंड का समय लग रहा है उसे। तो इसके द्वारा विस्थापन कितना हुआ, मतलब कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी हुई, 0 हुई। और औसत वेग क्या होता है, विस्थापन की दर जो होती है वही वेग होता है। एस अपान टी जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। तो यहाँ पर विस्थापन कितना हो रहा है, विस्थापन 0 हो रहा है, क्योंकि घूम करके उसी स्थान पर आ गई ना। दूरी तो उसने चली है लेकिन विस्थापन 0 हो गया इसका। अगर विस्थापन 0 हो गया तो औसत वेग भी 0 होगा। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूरी तो उसने चली है लेकिन अगर हम लोग विस्थापन की बात करेंगे तो उसका विस्थापन कोई नहीं हुआ, क्योंकि उसने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर फिर से आ गई, तो 0 हो गई उसके औसत वेग भी। 16 नंबर क्वेश्चन है, दाब को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, प्रयास करना है आपको। पहला देखिए, प्रयास आपको ही करना होगा, थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है, क्योंकि एग्जाम हॉल पर आपको कोई बताएगा नहीं। दाब देखिए, दाब का फार्मूला क्या होता है, P बराबर F/A होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रणोद जो होता है, थ्रस्ट जो होता है, एक प्रकार का बल होता है। तो अगर हम लोग क्षेत्रफल को 1 मान लेते हैं तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो थ्रस्ट लगता है, प्रणोद लगता है, जो बल लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जो लोग प्रारंभिक स्तर से तैयारी कर रहे हों वो छोटे छोटे फार्मूलों को नोट डाउन करते हुए चला करें, क्योंकि मैं ढेर सारे आपको फार्मूले जो हैं छोटे छोटे बताता चलता हूं हर अपने सेट में, तो इसी से क्वेश्चन ढेर सारे बनते हैं। कठिन सवाल तो बहुत ही कम बनते हैं। अगर 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो 5 ही कठिन पूछे जाएंगे, 20 सरल पूछे जाएंगे। तो 20 को सही करने का लक्ष्य पहले बनाना है आपको और फिर बाद में वो 5 भी सही करने हैं। तो पहले 20 का लक्ष्य बनाइए। तो यहाँ पर देखिए कार्य आपसे पूछा है तो कार्य W बराबर होता है F इंटू S। यहाँ पर देखिए न्यूटन में दिया गया, इसका मतलब आपको फोर्स दिया गया न्यूटन में, और 4 मीटर चल रहा है मतलब विस्थापन 4 मीटर का हो रहा है, तो 12 चौक 48, और कार्य हमेशा जूल में होता है, तो 48 जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा, तीसरा वाला ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य उस बिंदु पर किसके बराबर होता है। ये तो देखिए डिफिनीशन है, इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। सही ऑप्शन होगा विद्युत विभव के। एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु पर स्थानांतरित करने पर किया गया कार्य जो होता है वो उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। ये आपको याद करके चलना है। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। ज़्यादातर प्रश्न मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन जहाँ पर आपको याद करने की जरूरत है वहाँ पर आपको याद करना ही पड़ेगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, अस्थिमज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी के उत्पादन को बढ़ावा देता है। अस्थिमज्जा, अस्थि के अंदर एक बोन मैरो होती है, तो बोन मैरो के अंदर भी आरबीसी होता है।
तो आरबीसी का उत्पादन बोन मैरो के अंदर कैसे होता है? सही ऑप्शन होगा, उसके अंदर एक हार्मोन पाया जाता है, उस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि नाम है और आपको मालूम है बायोलॉजी में आपको ढेर सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, तो इसको आपको याद करके चलना पड़ेगा कि बोन मैरो में ऐसा कौन सा हार्मोन पाया जाता है जो आरबीसी का उत्पादन करता है। तो एरिथ्रोपोएटिन आपको याद करके चलना है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन के बाद किसमें बीज चेंज हो जाता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जब पुंकेसर से स्त्री केसर में पुंकेसर पहुंचते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो निषेचन के बाद क्या होता है कि एक जाइगोट का निर्माण होता है। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट किस में चेंज हो जाता है? जाइगोट चेंज हो जाता है भ्रूण में। ठीक है, जाइगोट चेंज होता है भ्रूण में और बीजांड चेंज हो जाता है बीज में। तो सही ऑप्शन इसका सी वाला ऑप्शन होगा, बीजांड चेंज हो जाता है बीज में और अंडाशय चेंज हो जाता है फल में। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। निषेचन के बाद क्या क्या चेंज हो जाता है? जो जाइगोट युग्मनज बनता है वो भ्रूण में चेंज हो जाता है, बीजांड बीज में चेंज हो जाता है और अंडाशय फल में चेंज हो जाता है। तो 3 चीज़ें आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, ये आपको याद करके चलनी होगी। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड के माध्यम से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी यदि यह किसी 12 वोल्ट की बैटरी के टर्मिनल से 1 लाख ओम प्रतिरोध छूती है? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। कोई फार्मूला आपको याद आ रहा है? निकालना क्या, आपको धारा निकालनी है और दिया गया है आपको वोल्ट दिया गया है वोल्टेज और यहाँ पर प्रतिरोध दिया गया है। तो कौन से फार्मूला का आप यूज करेंगे? ओम्स लॉ के फार्मूले का यूज करेंगे, V बराबर आई आर। आई आपको निकालना है तो V बाई आर बराबर आई यहाँ पर लिख लीजिए। V कितना आपको दिया गया 12 वोल्ट का और R आपको दिया गया है 1 लाख, मतलब कि 10 की पावर 5 आपको दिया गया है। तो यहाँ पर 10 की पावर 5 अगर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -5 बनेगी। अगर आपको 1.2 करना है तो 10 की पावर -5 की जगह पर 10 की पावर -4 वाला ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। अगर दशमलव को एक स्थान के बाद आपको लगाना है तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, बिजली का झटका निम्नलिखित में से किसका एक संयुक्त प्रभाव है? विभवांतर का, विद्युत धारा का, तापमान का? कोई 2 या 3 ऑप्शन इसमें से सही हो सकते हैं। ए बी सी में से आपको चूज करना है। देखिए यहाँ पर बिजली का झटका तभी आपको मारेगा जब किसी परिपथ में पहली बात तो धारा हो, धारा बहेगी तभी तो करंट मारेगा, लेकिन धारा के साथ साथ विभवांतर होना चाहिए। धारा अगर बह रही है लेकिन विभव का अंतर, मान लीजिए इस पॉइंट में विभव अलग अलग है, इस पॉइंट में दूसरा है, विभवांतर होना चाहिए। विभव का अंतर इन दोनों पॉइंटों के बीच में जब उसको अलग मिलेगा तभी आपको करंट मारेगी। तो सही ऑप्शन होगा ए और बी दोनों एक साथ होनी चाहिए। ठीक है, अगर विभव सेम होगा दोनों पॉइंट का तो करंट नहीं मारेगा, लेकिन विभव जैसे ही अंतर होगा उसका वैसे ही आपको करंट जो है मार देगा। तो सही ऑप्शन होगा ए और बी दोनों एक साथ जब संयुक्त प्रभाव होंगे तभी आपको करंट का झटका लगेगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा? जैसा संबंध जीवाणु का विघटन के साथ में है वैसा आपको खमीर का बताना है। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। जिस प्रकार से जीवाणु जो करते हैं क्या करते हैं? विघटन करते हैं, उसी प्रकार से खमीर क्या करेगा? किण्वन करता है। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। तो ये तो आपको मालूम होगा खमीर जो होता है वो किण्वन करता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कापर सल्फेट विलयन से कापर को विस्थापित करेगी? कापर सल्फेट मतलब CuSO4 में से आप कापर को विस्थापित करके कोई अन्य धातु लगा दें, ऐसी कौन सी धातु है जो कापर को विस्थापित कर सकती है? पारा दिया गया है, गोल्ड दिया गया, लेड दिया गया, सिल्वर दिया गया है। चलिए इसको हम लोग जो सक्रियता हमारी श्रेणी होती है उसको दे करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो कापर सल्फेट आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर हमने आपके सामने जो तत्व होते हैं उनके जो सक्रियता श्रेणी होती उसको आपके सामने रखा है। तो यहाँ पर जितने ऊपर वाले तत्व हैं, देखिए ऊपर की ओर जाने पर यहाँ पर देख रहे हैं ना, रिएक्टिविटी बढ़ती है, मतलब सक्रियता बढ़ती है तत्वों की, और नीचे की ओर आने पर हाईली अनरिएक्टिव मेटल्स यहाँ पर रखे गए हैं। तो अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर जितने आपको तत्व मिलेंगे वो किसी से जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन ऊपर वाले जितने तत्व होते हैं वो नीचे वाले में रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आपके प्रश्न में लिखा गया था
कापर सल्फेट का विलयन में से कौन सी ऐसी धातु है जो कापर को यहाँ पर से अलग कर देगी। तो कापर यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यहाँ पर देखिए कापर लिखा गया है, तो कापर के नीचे की जितनी धातुएं होंगी वो इसको विस्थापित नहीं कर सकती हैं क्योंकि वो इससे लेस रिएक्टिव हैं। तो जितनी लेस रिएक्टिव होंगी वो कैसे इसे अलग कर देंगी। तो इसके ऊपर की जितनी कापर के ऊपर की जितनी धातुएं होंगी वो कापर को हटा सकती हैं क्योंकि हाईली रिएक्टिव हैं। तो कापर के ऊपर वाला ऑप्शन कौन सा आपको मिलेगा, लेड। अब लेड से अगर हम इसकी क्रिया करा दें, पीबी से क्रिया करा दें तो रिएक्शन बनेगी PbSO4 और यहाँ पर से कापर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जितने ऊपर वाले मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। तो ऊपर वाले नीचे वाले को विस्थापित कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है जो काफ़ी लोग याद रखते हैं, जिनको 1 नंबर चाहिए होता है वो लोग इस सीरीज को याद रखते हैं। तो आप लोग भी देख लीजिए कि रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं वो ऊपर रखे गए, जो अनरिएक्टिव होते हैं जो किसी से जल्दी क्रिया नहीं करते, जैसे मैंने बताया आपको गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, तो इनको भी आपको क्रम से याद रखना है कि कौन कितना रिएक्टिव होता है। इनमें भी देखिए कापर के बाद मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जो है ये सब आपके अनरिएक्टिव होते हैं, जल्दी किसी से क्रिया नहीं करते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा लेड। देखिए लेड मैंने बताया था ना, इनमें से आप देख रहे होंगे कि जो धातु है कापर उसके ऊपर जो है लेड आपको मिलेगा, पीबी मिलेगा, तो ऊपर वाला नीचे वाले को भी स्थापित कर सकता है। सही ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि मशीन की दक्षता आपको 85% दी गई है और कुल ऊर्जा इनपुट आपको 1000 जूल दिया गया है तो मशीन का आउटपुट आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा से सोचना है आपको और 1 नंबर आपके पास होगा। देखिए मशीन की दक्षता जो है वो 85% है। अगर आप मशीन को ऊर्जा देंगे 1000 जूल की तो वो कार्य करेगा अपने 85% की दर से। तो आपने 1000 उसको रुपए दिए लेकिन उसकी दक्षता है 85% ही खाने की, तो 1000 में से वो 850 ही खाएगा। तो सही ऑप्शन होगा 850 जूल। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भाई उसकी दक्षता ही 85% की है, तो आप उसको 1000 देंगे तो आपको 850 जूल का वो आउटपुट मतलब कि कार्य करके देगा। भाई 100% दक्ष होता तो जितनी हम देते उतना हमको देता, लेकिन इसकी दक्षता 85% है तो 1000 का 85% ही कार्य करके देगी आपको। 26 नंबर क्वेश्चन है, कान का कौन सा भाग ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलता है। देखिए हमारा मस्तिष्क क्या करता है, जैसे कोई ध्वनि संकेत हमारे कान में गए तो कान का कौन सा पार्ट जो है वो विद्युत संकेतों में ध्वनि तरंगों को बदलता है, और हमारा मस्तिष्क जो होता है इन विद्युत संकेतों को सोचने पर विचार करता है कि ये ध्वनि संकेत जो आए इसका मतलब क्या है। तो हमारे कान के अंदर क्या पाया जाता है, डी वाला ऑप्शन कॉल्कनिया पाया जाता है। इंग्लिश में ये लिखा गया है, हिंदी में ये लिखा गया है। तो हमारे कान के अंदर होता है जो ध्वनि तरंगे बाहर से आती उनको विद्युत संकेतों में चेंज करता है, जिससे हमारा दिमाग जो है ये समझ सके कि बाहर से बोला क्या गया है। तो डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, जब एक लंबे मटर के पौधे को बौने मटर के पौधे के साथ संकरित किया जाता है तो F2 पीढ़ी में बौने मटर के पौधों का कितना अनुपात आपको प्राप्त होगा, ये बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए मेंडल ने जब प्रयोग किया था तो मेंडल के प्रयोग को आप लोग समझिएगा, पूरा तो आप समझ नहीं पाएंगे लेकिन बड़ा बड़ा आप लोग समझिए। तो मेंडल ने क्या किया, टीटी जो माना था वो शुद्ध लंबे पौधों का एक समूह लिया, टीटी माना उसको, और स्मॉल टी जो माना वो शुद्ध बौने पौधे जो थे उनको स्मॉल टी से माना। जब इन दोनों का क्रॉस कराया तो वो पहली जनरेशन हुई, जो इनके पौधे उगेंगे वो पहली जनरेशन के होंगे। तो इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी के संकर लंबे पौधे उत्पन्न हुए F1 पीढ़ी में। लेकिन आपसे पूछ रहा है F2 पीढ़ी में, जब इसी प्रकार से संकर लंबे पौधे का और भी क्रॉस कराया गया तो 3:1 में F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे हुए, मतलब 3 लंबे होंगे और 1 बौना होगा। अगर 4 पौधे में हमने क्रॉस कराया है संकर लंबे वालों में से, F1 पीढ़ी वालों में से, तो 3 लंबे होंगे 1 बौने होगा। तो आपसे क्या पूछा है कि बौने मटर के पौधे का अनुपात आपको बताना है, किस पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में। तो हम दूसरी जनरेशन में 3:1 में होंगे, तो 1/4 × 100
तो आ जाएगा 25%। सही ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन। तो 25% बौने मटर के पौधे होंगे और 75% लंबे मटर के पौधे होंगे। तो 3:1 का मतलब यही हुआ कि 25% बौने मटर के पौधे होंगे। ये आपको पूरा मेंडल का नियम जब आप पढ़ेंगे ना तब समझ पाएंगे आप इसे। यहाँ तो मैंने आपको ऊपर ऊपर समझा दिया है, तो एक बार आप लोग नियम को पढ़िएगा, फिर भी नहीं समझ में आए तो उसको याद कर लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जटिल ऊतक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए करने का प्रयास करिए। बढ़िया क्वेश्चन है। जब आप पादप ऊतक को पढ़ेंगे तो पादप ऊतक में आपको स्थायी ऊतक कुछ मिलेंगे। तो स्थायी ऊतक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक जटिल ऊतक होता है और एक आपका सरल ऊतक होता है। तो जटिल ऊतक में जाइलम आता है और फ्लोएम आता है। तो जाइलम मतलब ए ऑप्शन और फ्लोएम मतलब सी ऑप्शन। तो ए और सी जो होंगे वो जटिल ऊतक होंगे, जबकि आपके सेक्लेन काइमा, कोलेन काइमा, ये सब आपके जितने भी आते हैं, पेरेन काइमा, ये मृद ऊतक में आते हैं या फिर सरल ऊतक में आते हैं। तो आपसे जटिल ऊतक पूछा है तो जटिल ऊतक में सिर्फ और सिर्फ आपके जाइलम और फ्लोएम आते हैं। ये आपको याद करके चलना होगा, ये ढेर सारी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके अलग अलग सेटों में। 29 नंबर क्वेश्चन है, देखिए उस विकल्प का आपको चयन करना है जो तीसरे पद के साथ में उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरे पद के साथ पहला है। ओडोमीटर जो है उससे हम लोग गति को मापते हैं, तो ए मीटर से क्या नापेंगे। सही ऑप्शन होगा अमीटर से हम लोग करंट या फिर धारा को मापते हैं। धारा के माप के लिए हम लोग किसी भी सर्किट में अमीटर को लगाते हैं। सही ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन। आज का देखिए 30 नंबर क्वेश्चन होगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, शून्य त्वरण का अर्थ क्या है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर जो होती उसे हम लोग त्वरण कहते हैं। अगर त्वरण शून्य है इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर वेग का परिवर्तन ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो वेग स्थिर होगा, इसका मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। देखिए डेल्टा वी होता है v2 माइनस v1, मतलब कि बाद के वेग से अगर हम पहले वाला वेग घटा दें तो हमें डेल्टा वी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब वेग स्थिर है, बाद वाला वेग भी v है और पहले वाला वेग भी v है, तो 0 आ जाएगा। जब डेल्टा वी हमारा 0 हो गया तो एक्सेलरेशन हमारा 0 हो जाएगा। तो वेग को हमें स्थिर करना पड़ेगा अगर हमें शून्य त्वरण प्राप्त करना है। तो ये देखिए हमारे 30 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन थे। आज का देखिए हमारा पहला प्रश्न है, व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 3 से 4 सेकंड का समय है। पहले एक बार आप लोग प्रयास कीजिए, वीडियो के लास्ट में पूरी ईमानदारी के बताइएगा कि इन सभी प्रश्नों में आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। देखिए पहले 2 जगत प्रणाली होती थी, एक जंतु जगत एक पादप जगत। इसके बाद व्हिटकर महोदय ने 1969 में 5 जगत प्रणाली का विस्तार किया। इन 5 जगत प्रणाली में कौन कौन आते थे, मोनेरा आता था, प्रोटिस्टा आता था, पादप, कवक और एनेमिलिया आता था, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें से कौन सा समूह शामिल नहीं है, तो प्रोटोजोआ समूह का हमने नाम नहीं लिया है, यही समूह इन 5 जगत प्रणाली में शामिल नहीं था। आज का देखिए मेरा दूसरा प्रश्न है, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और कीजिएगा। टंगस्टन का गलनांक कितना है, ये आपसे एग्जैक्ट डाटा पूछने का प्रयास कर रहा है। ये प्रश्न आपके एलपी एंड टेक्नीशियन में रिपीट हुआ था। अभी आप लोग इसका एग्जैक्ट डाटा को याद कर लीजिएगा। लगभग 80% लोग पुराने क्वेश्चनों को भूल जाते हैं, फिर भी गलती करते हैं। 3380 जो है वो टंगस्टन का एग्जैक्ट गलनांक होता है। मतलब अगर आप इसे इतना टेम्परेचर देंगे तब जाकर टंगस्टन नामक जो धातु है वो गलना स्टार्ट हो जाएगी। आज का देखिए तीसरा प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थिति नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, अपचयन, ऑक्सीकरण, अम्ल वर्षा या फिर संक्षारण। बहुत से लोग ऑक्सीकरण को सही करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन सिर्फ ऐड होता है, जबकि नमी में क्या होता है, H2O होता है, हाइड्रोजन भी ऐड होता है और एसिड की भी बात कर रहा है। इसलिए धातुओं पर आसपास जो नमी और एसिड प्रभावित करती है उससे उनका संक्षारण होता है, जो उनके वेट में कमी होती है जिसे हम लोग ह्रास भी कहते हैं, ठीक है, संक्षारण होता है। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। देखिए चौथा प्रश्न है, मान लीजिए एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान त्रिज्या का 1/3 है, ठीक है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कारक त्वरण का मान g है तो उस ग्रह पर आपको स्मॉल g की वैल्यू को ज्ञात करना है, ठीक है। अभी आप लोग प्रयास कीजिए,
मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, आपको ध्यान रखना है फार्मूला, और हर बार आपको गलती नहीं करनी। कुछ लोग ये समझते हैं कि त्रिज्या और द्रव्यमान को 1/3 कर दिया है तो जी का मान भी 1/3 हो जाएगा, तीसरे वाले ऑप्शन को सही करने का प्रयास करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप कैसे निकालेंगे इसे? स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी ME अपान RE का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमने आपको रटाया हुआ था, लिखकर भी हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF इसकी आपको भेज दी थी, ठीक है। अब आप क्या कह रहा है कि द्रव्यमान और त्रिज्या 1/3 है, जो नया वाला ग्रह है उसका द्रव्यमान और त्रिज्या 1/3 है, तो क्या करिए आप लोग द्रव्यमान और त्रिज्या में सिर्फ परिवर्तन कीजिए, बाकी सबको आप उसी प्रकार रखे रहने दीजिए। द्रव्यमान हो गया 1/3 और त्रिज्या 1/3 करेंगे तो स्क्वायर के रूप में चेंज हो जाएगी। ये 3 से 9 कटेगा, 3 आएगा, 3 पलट करके ऊपर चला जाएगा तो जी बराबर आ जाएगा 3G के, मतलब कि 3 गुना जी हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। प्रयास कीजिएगा आप लोग इसको डायरेक्ट सही करने का, 1/3G को मत सही करिएगा, निकाल कर एक बार आप लोग प्रयास कर लीजिएगा। देखिए 5वां प्रश्न है, अणु शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल। आपको बताना है कि अणु जो शब्द है इसका प्रतिपादन मतलब नाम किसने दिया था। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन होगा डेमोक्रिटस। याद कर लीजिएगा, यहीं पर आप लोग याद करने का प्रयास कीजिए, इसलिए मैं आपको 2 बार इसको प्रश्न को रिपीट करता हूं, ठीक है। डेमोक्रिटस ने अणु शब्द को प्रतिपादित किया था। देखिए 6वां प्रश्न है, 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक शक्ति कितनी होगी? स्मॉल जी का मान आपको दिया गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। प्रयास कीजिए, आपके पास 3 से 4 सेकंड का समय है, जितनी जल्दी आप करने का प्रयास करेंगे। इससे कठिन क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। अगर पावर से क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले आपको पावर का फार्मूला मालूम होना चाहिए। P बराबर क्या होता है? W/T होता है। अब W क्या है? यहाँ पर वर्क है, कार्य करने की दर जो होती है वो शक्ति कहलाती है, और W क्या होता है? F/S होता है, अपान T होता है। F मतलब फोर्स क्या होता है? फोर्स बराबर mg होता है, mg s कह लीजिए, s हमारा विस्थापन, या फिर h कह लीजिए, अपान T। तो mg h अपान T अगर आप निकालेंगे तो वही क्या होगा? औसत शक्ति होगी। तो P बराबर चलिए हम लोग निकालते हैं। m कितना है? 80 है, mg हमारा 10 दे रखा है, और ऊंचाई मतलब हाइट कितनी दे रखी है? 40 का ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या फिर हाइट कह सकते हैं आप लोग, और 50 से आप इसको भाग कर दीजिए क्योंकि 50 सेकंड में पूछा गया है, ठीक है। अब इसको क्या करिए आप लोग, इसको काट लीजिए। तो यहां पर अगर आप काटेंगे तो ये 640 आपको उत्तर प्राप्त होगा, ठीक है। आप लोग इसको डिवाइड करिएगा, 640 जूल अपान सेकंड आएगा, क्योंकि वर्क की यूनिट कैसे थी आपकी? जूल होती है, और सेकंड क्या होता है? इससे प्रकार डिनोट करते हैं। तो P बराबर जूल अपान सेकंड। इसलिए इस प्रकार आप लोग मात्रक को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या कहता है, मात्रक समय अलग अलग कर देता है, फिर आप क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट आप इसे सही कर सकते थे। देखिए 7वां प्रश्न है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या फिर समान रहता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। हमने आपको रटाया हुआ है कि लेफ्ट से अगर आप राइट की ओर जाएंगे तो परमाणु का आकार जो होता है वो घटता जाता है, पहले बड़ा होगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस प्रकार से। लेकिन अगर बात करेंगे ऊपर से नीचे आने पर, एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, क्योंकि सेलों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे ये वाला बड़ा होगा, इससे बड़ा वाला और बड़ा होगा, और बड़ा, तो नीचे की ओर जाने पर बड़े होते चले जाते हैं। और लेकिन अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उनका आकार जो होता है छोटा होता चला जाता है, मतलब कि घटता चला जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। देखिए 8वां प्रश्न है, विसरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं आपका प्रयास करना है। जो भी विसरण के बारे में गलत बातें लिखी गई हैं इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी आप लोग वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, ताकि जो प्रश्न आपको अभी दिख नहीं रहे वो आपको दिखने लगेंगे। प्रयास कीजिए चारों ऑप्शनों को पढ़ने का। गैसों की विसरण दर उसके आयतन पर निर्भर करती है, यही सही नहीं है। गैसों की जो विसरण दर होती है उसके आपेक्षिक घनत्व पर निर्भर करती है। ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार R1 प्रोपोर्शनल टू 1/√D1। ये D1 क्या है? ये अपेक्षिक घनत्व होता है, तो उसके आयतन पर नहीं घनत्व पर निर्भर करती है। और विसरण जो होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, बिल्कुल सही है। गैसों में विसरण दर ठोस की तुलना में अधिक होती है। ठोस और द्रव से क्या होता है, गैसों के जो कण होते हैं जहां पर भी उच्च आर्द्रता से निम्न आर्द्रता की ओर जाते हैं। लास्ट वाले में लिखा गया है विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान हो। तो तीनों बातें सही है, पहली वाली बात गलत है, ठीक है। देखिए 9वां प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा है? स्लेटी होता है, काला होता है, नीला होता है, सफेद होता है?
प्रयास कीजिए, थोड़ा सा अगर आप लोग रिएक्शन को लिख करके बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा गया है, तो ये आप फार्मूला लिख लीजिए। इसके बाद इस विलियन में क्या कह रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरती है तो मतलब CO2 से क्रिया तो होगी होगी। अब आप देख सकते हैं यहां पर एक प्रोडक्ट बन सकता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बनेगा। CaCO3 भी एक आपका अवक्षेप होता है, PPT होता है, प्रेसिपिटेट होता है, वो सफेद रंग का होता है, नीचे की ओर जाकर के बैठ जाता है। तो अवक्षेप का रंग आपसे पूछा है, प्रेसिपिटेट का रंग पूछा है, जो किस कलर का होगा, सफेद कलर का होगा। लास्ट वाले ऑप्शन को आप लोग सही कीजिएगा। जहां पर भी कैल्शियम आएगा वो सफेदता को दर्शाता है, मतलब कि व्हाइटनेस को दर्शाता है, और इसके बाद आपका इधर H2O मतलब पानी बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, लास्ट वाला विकल्प सही होगा। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, वास्तविक और बड़ा होता है, आभासी लेकिन धुंधला, वास्तविक लेकिन उल्टा, आभासी और बड़ा। चलिए प्रयास कीजिए। मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जब आप पोल और फोकस के बीच में रख देते हैं, पोल यहां पर होता है, फोकस यहां पर होता है, इसके बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है। जो कि दंत चिकित्सक को जरूरी है कि प्रतिबिंब सीधा बने और बड़ा बने, आभासी बने। तो एक कंडीशन होती है वही फॉलो करती है, यहां पर डी वाला ऑप्शन जो होगा सही ऑप्शन होगा। वरना हर बार आप यही प्रयास करेंगे कि जो वास्तविक होता है उल्टा बनता है अवतल दर्पण पर। अगर आप फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तभी ये कंडीशन आपको प्राप्त होगी। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत या फिर जलता नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, अर्धचालक, कुचालक, सुचालक या फिर मिश्र धातु। सही ऑप्शन होगा मिश्र धातु। इसीलिए धातुओं को मिक्स कर दिया जाता है ताकि उच्च तापमान पर भी वो ऑक्सीकृत ना हो, जले ना, और आप उनके फायदा ले सके। ठीक है, अगर धातुएं अगर नहीं मिक्स करेंगे तो क्या करेंगे, ऑक्सीकृत कर जाएंगी, जल्दी से जल जाएंगी। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है। 1 होती है, 7 होती है, 8 होती है, 0 होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण हो गई मतलब कि वो किसी से संयोग नहीं करेगा तो संयोजकता उसकी 0 होगी। ठीक है, कुछ लोग 8 को सही करने का प्रयास करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है बहुत से लोगों को। जो आप देखते हैं ना अक्रिय गैसें जो होती हैं उनकी संयोजकता 0 होती है, वो लास्ट में रखे गए इसीलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उनके पास फ्री नहीं होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी उसकी संयोजकता होने की संभावना होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, अक्रिय गैसों में 0 उसकी संयोजकता होती है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को उसके अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित एक ही बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी। अभी हमने पिछले वाले आपका उसमें क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अवतल दर्पण का जब रखेंगे फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तभी ऐसी एक कंडीशन आती है कि आभासी और सीधा बनता है। बाकी सभी कंडीशन में आप कहीं पर भी रखें अवतल दर्पण पर हमेशा प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो अभी क्या रख रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र पर वो कंडीशन नहीं है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। आप इसे आसानी से सही कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज को आप करके ही देखें, आप इन्हें याद भी कर सकते हैं कि हमने क्या बताया, पोल और फोकस के बीच में केवल आपका चित्र को चेंज होता है, बाकी सभी में वास्तविक और उल्टा बनेगा। सही ऑप्शन तीसरा वाला। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 4 ऑप्शन है, पहचानने का प्रयास कीजिए कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए अनसैचुरेटेड एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं असंतृप्त, और सैचुरेटेड जिसे हम लोग कहते हैं संतृप्त। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए सिंगल बॉन्ड कहां पर है, ये देखिए CH2, ये तो पूरी वैलेंसी को नहीं शो कर रहा, मतलब कि ये तो संरचना ही नहीं बन सकती है, पहले तो गलत हो गया। दूसरे वाले को चेक करते हैं, यहां पर अगर आप इसे सिंगल बॉन्ड में चेंज करेंगे तो ये आपका एक बन सकता है, क्योंकि हर जगह देख रहे हैं ना आप, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है हर जगह, और ये सैचुरेटेड हो सकता है। अगर आप तीसरा देखेंगे तो तीसरा भी नहीं बनेगा। तीसरे वाला कैसे संरचना इसकी बनेगी, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा इसमें, ये आपका एसिटिलीन होगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तभी वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। अब ये C2H2 को ले लीजिए, C2H2 को भी दिखा देते हैं आपको, इसमें डबल बॉन्ड होगा, दो H इधर उधर आपको देने पड़ेंगे तब जाके इनकी बैलेंसी पूरी होगी। तो यहां पर भी देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड था, ये वाला सिंगल बॉन्ड था, ऊपर वाला बनेगा नहीं, इसलिए सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला।
देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक किसका निर्माण होता है। 4 ऑप्शन है, थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा गया है, जो लोग बायोलॉजी के क्षेत्र लिए होंगे उन्हें यह ज्यादा समझ में आएगा। देखिए राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, और वो 3 प्रकार के होते हैं, mRNA होता है, rRNA होता है और tRNA होता है। तो जो प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट के रूप में mRNA की प्रति का निर्माण होता है, सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, जब एक धातु पानी के साथ अपक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है और बहुत से लोग गलत भी कर देते हैं इसको। हमने बताया था आपको कि धातुएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया जल्दी करती हैं, ऑक्सीकृत हो जाती हैं। इसलिए आपको पिछले वाला क्वेश्चन मैंने बताया था कि मिश्र धातुएं जो होती है जल्दी से ऑक्सीकृत या फिर जलती नहीं है, धातुएं जल्दी जल जाती हैं या फिर ऑक्सीकृत हो जाती है। अब आप कोई धातु ले लीजिए, Mg ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं हम लोग, इसकी क्या कराते हैं, पानी के साथ क्रिया करा देते हैं, H2O के साथ क्रिया करा दिया आपने, तो क्या करेगा धातु, क्या करेगी ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है डायरेक्ट, और फिर क्या बन जाएगा, इधर बच जाता है H2, मतलब कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला। तो भी आपको क्या याद रखना है, पानी के साथ अगर कोई भी धातु क्रिया कर रही है तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, दिमाग में बिल्कुल से बैठा लीजिएगा आप लोग। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, क्रोमोजोम, केंद्रक, नाभिक या फिर जीन। सही ऑप्शन होगा जीन कहते हैं, प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। 3 विलियन है आपके XYZ, जिनकी पीएच मान दे रखे हैं आपको 2, 11, 7, ठीक है। उनके हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब बड़े से छोटा, और हाइड्रोजन आयन सांद्रता मतलब, अब आप लोग सोचने का प्रयास कीजिए पूछना क्या चाह रहा है। चलिए, हाइड्रोजन पीएच बराबर क्या होता है, -log H+ आयन होता है। H+ आयन जो होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता होती है। अब H+ आयन पीएच की वैल्यू कैसे आप निकालेंगे, जब यहां पर H+ की वैल्यू रखेंगे आप, तब जाकर के log से वो आपका हल होगा और पीएच आ जाएगा। मतलब कि अगर आप 2 pH निकल रहा है, इसका मतलब है कि H+ की वैल्यू जो रही होगी 10 की पावर -2 रही होगी। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि 10 की पावर -2 यहां पर आप रखेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा। लॉग का नियम आप जानते हैं कि घातें आगे आ जाती है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 आगे आ जाएगा, और log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसका मतलब है अगर 2 इसका पीएच मान आ रहा है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होगी 10 की पावर -2 होगी। ठीक है, अब देखिए y की कितने पीएच, 10 की पावर -11 अगर आप रखेंगे तब जाकर के उसकी y की पीएच मान आ जाएगा 11, और z की बात करेंगे तो 10 की पावर -7। अब आपको ये मालूम है कि माइनस में क्या होता है, जितना ज्यादा वैल्यू होती है उतना ही उसका मान कम होता है। तो सबसे कम मान जो होगा वो 10 की पावर -11 का होगा, उसके बाद 10 की पावर -7 का सबसे कम मान होगा। सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी वो 10 की पावर -2 से होगी, क्योंकि जितना माइनस के नजदीक रहेंगे उतनी ज्यादा उसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता रहेगी। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, x आएगा, x की सांद्रता सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद 7 वाला आएगा, 7 वाला z है, x, z और y जहां पर भी लिखे होंगे वही सही ऑप्शन होगा। देखिए कहां पर लिखे गए, दूसरे ऑप्शन में लिखे गए। तो आप लोग इसको आसानी समझ लीजिए कि मैं आपको हर बार इस प्रकार समझाने का प्रयास करता हूं, फिर भी कुछ लोग गलतियां करते हैं। गलतियां नहीं करना है एग्जाम से पहले, इसीलिए आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं ताकि इन बातों को आप समझ सके कि पूछना क्या चाह रहा है। कुछ लोग पीएच मान से ही लगाने का प्रयास करते हैं, जो कि गलत हो जाता है कुछ लोगों का। आज का देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास में, चलिए प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे अलग अलग प्रकार से पूछने का प्रयास करता है। सही ऑप्शन होगा ग्रहण सूचक, जिसे अल्फ्रेंटी सूचक भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आपको मैंने कराया हुआ था, शायद आरआरबी जेईई के एग्जाम में पूछा गया था। उसमें यह आपसे पूछा गया था कि जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, वो किस सूचक का प्रयोग करते हैं, तो वो घ्राण सूचक का प्रयोग करते हैं। घ्राण सूचक जो होते हैं वो सूंघने वाले सूचक होते हैं। गंध से वो पहचान करते हैं कि अम्ल है कि क्षार है, क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं। अगर देख सकते होते हैं तो लिटमस पेपर का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उनको देखना नहीं है, वो सूंघ करके इसको कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको बता देते हैं घ्राण सूचक कौन कौन से होते हैं, थोड़ा इसे विस्तार से बता देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसको थोड़ा कम बताएंगे आपको, अगर कहीं पर भी आएगा तो इसमें आप लोग समझ लीजिएगा घ्राण सूचक में कौन कौन आते हैं। प्याज आता है, प्याज की गंध होती है। वनीला आता है, लौंग आता है।
तो क्या करते हैं वो लोग, मान लीजिए दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकते हैं, तो प्याज को लेते हैं और प्याज को अम्ल में डुबो देते हैं। अगर अम्ल में प्याज को डुबोएंगे तो उसकी जो गंध होती है वो जाती नहीं है। अम्ल में डुबोने पर प्याज की गंध नहीं जाती है, लेकिन अगर प्याज को क्या करेंगे, क्षार में डुबो देंगे तो वो गंध उसकी समाप्त हो जाती है, तो वो जान जाते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, अब जैसे वनीला लेते हैं, वनीला आपने फ्लेवर की आइसक्रीम खाई होगी, तो वनीला लेते हैं, वनीला में क्या करते हैं, अम्ल में जब मिलाते हैं तो इसकी जो गंध होती है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, और जब क्षार में मिलाते हैं तो इसकी गंध जो होती है समाप्त हो जाती है। ठीक है, समझिएगा। इसके बाद लौंग भी लेते हैं, तो लौंग में क्या करते हैं, इसमें भी आपको उसमें क्या होता है, जब क्षार में मिलाया जाता है तो इसकी गंध जो होती है समाप्त हो जाती है, और अम्ल में मिलाएंगे तो इसकी गंध पर कोई असर नहीं पड़ता, मतलब उसी प्रकार की गंध होती है। तो लौंग हो गया, वनीला हो गया, प्याज हो गया, इन सब का इस्तेमाल घ्राण या फिर अल्टरनेटिव सूचक के रूप में किया जाता है, जो कि दृष्टिबाधित छात्र या फिर कोई भी कर सकता है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं हो सकती हैं, कैसी हो सकती हैं, वंशागत, परिवर्धित, संशोधित या फिर कम। सही ऑप्शन होगा वंशागत होती है। प्रजनन के दौरान होने वाली जो विभिन्नताएं होती हैं वंशागत होती हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन जो होता है गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। 4 ऑप्शन है, मत्स्य वर्ग, सरीसृप, पक्षी या फिर उभयचर। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, प्रयास कीजिए आप लोग सही करने का। देखिए जो उभयचर वर्ग होता है, सही ऑप्शन इसका क्या है, उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग में क्या होता है, जब लार्वा अवस्था में होते हैं तो श्वसन क्या करते हैं, ये गिल्स से लेते हैं या फिर गलफड़ों से लेते हैं। वयस्क अवस्था में ये फेफड़े से भी लेते हैं, त्वचा से भी लेते हैं और मुख गुहा से भी लेते हैं, इसलिए सही ऑप्शन क्या है, उभयचर को रखा गया। मत्स्य वर्ग में क्या होता है, सिर्फ गलफड़ों से लेते हैं, फेफड़े का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन उभयचर में फेफड़ा का और आपका गिल्स हो गए, जैसे कि आपका गिल्स मतलब कि गलफड़ों से, और त्वचा से भी हो सकता है, मुख गुहा से भी हो सकता है, चारों प्रकार से ये उभयचर के श्वसन को प्राप्त करते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, जड़ों की कोशिकाओं के लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, प्रयास कीजिए सही करने का। सही होगा इसका दूसरा वाला ऑप्शन, रूट हेयर कहते हैं। ठीक है, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम जैसे भाग को रूट हेयर कहते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पराध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है। 4 ऑप्शन है, और इसमें आप लोग देखिए कौन सा जो है औद्योगिक तौर में जो पराध्वनिक तरंगे होती है उनका इस्तेमाल कहां पर नहीं किया जाता है। तो सही ऑप्शन होगा पहला, किसी पौधे से के शरीर से कीटनाशकों को परस्पर तरीके से हटाना, ये कोई भी औद्योगिक प्रयोग नहीं है। ठीक है, जहां पर भी हम लोग पराध्वनिक तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, धातुओं में दोषों की परस्पर पहचान करना, ये बिल्कुल सही है। छेद या ड्रिल या वांछित आकार में काटना, परस्पर सफाई, ये तीनों है, पहला वाला इसका सही ऑप्शन नहीं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है, बताइए आप लोग। सोल्डर जिसे हम लोग टका भी कहते हैं, मैंने आपको याद करा था सोलाटी, सो से हो गया सोल्डर और ला से होता है लेड और टिन। तो लेड और टिन कहां पर लिखा गया है, लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा गया, पीबी और एसएन। सोलाटी याद कर लीजिएगा, लेड और टिन का सोल्डर क्या होता है, मिश्रण होता है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किस रूप में होता है। एक पौधे के बीच में जो आगामी पौधा होता है वो किस रूप में होता है, तो वो होता है आपका भ्रूण के रूप में होता है। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखा गया है, तो छवि का निर्माण कहां पर होगा। अभी पिछला वाला जो सेट था, मैंने यहाँ पे कोई 2 सेट को मिलाकर क्वेश्चन आपके बनाए हुए हैं। तो पिछला वाले सेट में क्या पूछा था कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हमने आपको बताया था कि वास्तविक और उल्टा बनेगा। अभी आपसे पूछ रहा है वास्तविक और उल्टा तो बन रहा है, लेकिन कहां पर बनेगा। 4 ऑप्शन आपके पास में है। ऑप्टिक्स जिसने थोड़ी सी पढ़ी होगी उसको यह समझ में आएगा, बाकी आप इससे क्या कर सकते हैं अभी हम आपको बताएंगे। इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, सही ऑप्शन है वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। चलिए हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण को आपके सामने रखते हैं, यहां पर होगा फोकस, फोकस का डबल जो होता है वक्रता केंद्र होता है और ये पोल होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपसे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे हैं। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में मतलब यहां पर रख रहे हैं, तो पहली किरण तो फोकस से होते हुए जाएगी और दूसरी जो किरण है वो वक्रता केंद्र से होते हुए जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि कहां पर बन रहा है, देख रहे हैं वक्रता केंद्र से परे, मतलब कि पीछे की ओर बन रहा है जाकर के। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और दर्पण के अगर इसी साइड में बन रहा है तो वास्तविक बन रहा है और बड़ा बन रहा है। बड़ा मतलब कि लेंथ देख रहे हैं ना, उससे बड़ी है। यहां पर इतना छोटा रखा गया था, ये जाकर के बड़ा बनाएगा।
तो इस प्रकार से आप लोग इसकी अलग अलग संरचनाएं होती हैं और इसके आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा याद करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं आप लोग। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, निश्वासन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों की स्फीति कारण, फेफड़ों की अस्फीति कारण, या फिर वायु के अंतः शोषण कारण, या फिर पंजर के टूट के कारण। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। देखिए एक होता है निश्वासन, एक होता है उच्छ्वास। देखिए निश्वासन में क्या होता है कि जब शरीर के भीतर आप सांस को लेते हैं तो शरीर के भीतर सांस को लेंगे तो फेफड़े की अस्फीति होती है, और उच्छ्वास में क्या होता है कि जब वातावरण में आपकी जो सांस को बाहर को आप निकालते हैं तो फेफड़ों की स्फीति होती है। अगर उच्छ्वास आपसे पूछता तो पहला वाला ऑप्शन सही था, निश्वासन में दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? ठीक है, आप ध्यान से सोचिए। अभी मैंने पिछला वाला जो प्रश्न कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि धातुएं क्या होती है, जब ऑक्सीकृत होती हैं तब वो जल उठती हैं, मतलब कि ऑक्सीजन से उसकी क्रिया आपको करानी पड़ेगी, और ऑक्सीकृत होगी, ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड बनेगा। Fe2O3 जो होती है यही सही ऑप्शन होगा। 3 बैलेंसी इसकी होगी और -2 इसकी होगी, तब जाकर के ये आपकी तीसरी वाली संरचना निर्माण होगी। तीसरा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है, तो इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चलिए प्रयास करिए एक बार आप लगाने का, कर सकते हैं आप लोग। मैंने ढेर सारे प्रश्न आपको कराए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, त्वरण आपको निकालना है। F बराबर क्या होता है? ma होता है। जहां पर ma होगा वहां पर a क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा, और जहां पर g लगाएंगे वहां पर स्मॉल g भी कर सकते हैं, F बराबर mg भी कर सकते हैं। F मतलब कि न्यूटन में अगर आप दिया गया, इसका मतलब फोर्स दिया गया आपको। अब इसके बाद m जो होगा वो क्या होगा? मास होगा, 500 केजी दे रखा है। a आपको निकालना है, तो 350 बटे 500 कर लीजिए, ये आप आसानी से कर सकते हैं। 5 सते 35 हो जाएगा, 5 दाम 50, तो 0.7 आना चाहिए। आप देखिए 0.7 चारों में है। जो लोग चालाक होते हैं ना वो नहीं निकालने का प्रयास नहीं करते। ये सब हमने जो किया 350 बटे 500, ये तो हमने आपको बताने के लिए किया। लेकिन त्वरण की जिनको यूनिट मालूम है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो वो दूसरे वाले को सही करते आगे बढ़ जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर बार उसे आप निकालें। मैंने पिछले वाला जो प्रश्न आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि यूनिट आपको याद होना बहुत जरूरी है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं, लेकिन यूनिट जान करके आप उन्हें सही कर सकते हैं। आज का देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, कितना होना चाहिए? अनंत, ऋणात्मक, धनात्मक या फिर शून्य? चलिए प्रयास कीजिए। आभासी जब भी बनेगी तो आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन जो होता है हमेशा पॉजिटिव में होता है, ठीक है। और जब भी वास्तविक बनेगी तब जो उसका आवर्धन होता है वो निगेटिव में होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे 30 प्रश्नों की सीरीज थी। आज का देखिए हमारा पहला प्रश्न है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किसमें अधिकतम होता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, 3 से 4 सेकंड का आपके पास समय। पहले एक बार आप लोग प्रयास कीजिएगा। एक आप लोग के लिए चैलेंज भी है, कितने लोग जो हैं इन 30 प्रश्नों में से 25 प्रश्नों को सही कर पाते हैं। आप लोग अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इसका सही ऑप्शन होगा तांबे की छड़। देखिए तांबे की छड़ क्या होती है? एक ठोस होती है, और ठोसों के बीच के कणों के जो होता है आकर्षण बल वो सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद की बात करेंगे तो द्रव में होता है, और द्रव में क्या आती है? एल्कोहल और जल आती है। लेकिन ठोसों से कम इसके बीच के कणों का आकर्षण बल होता है। और सबसे कम आकर्षण के बल की बात करेंगे तो गैसों में होता है, जो कि वायु आपके चौथे ऑप्शन में लिखा गया है। लेकिन आपसे अधिकतम पूछा गया था, इसलिए तीसरा ऑप्शन को आप लोग सही कर सकते हैं। आज का देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। यदि कोई एजेंट समय टी में डब्ल्यू वर्क करता है तो उसकी पावर आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। मैंने पावर का कई आपको न्यूमेरिकल के सवाल कराए हुए हैं, और आप लोग इस समय फार्मूले को भूल सकते हैं, लेकिन आपको अब नहीं भूलेगा। पावर बराबर हमने आपको क्या बताया था? कार्य करने की दर जो होती है वो पावर या फिर शक्ति होती है। तो W/T आपको ढूंढना इन 4 ऑप्शनों में से। आप ये नहीं डिसाइड करेंगे कि पहले 2 ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं, आपको चेक करते हुए लास्ट तक आना है। लास्ट में ही आपको उत्तर छिपा मिलेगा। आप देख सकते हैं W/T लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा हुआ मिल रहा है। आज का देखिए हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, जंग का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। जंग मतलब कि लोहे में जो जंग लगती है उसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जो लोहा होता है उसकी बैलेंसी 2 ही होती है, एक +2 में होती है, एक +3 में होती है। जो +2 में होती है उसको कहते हैं फेरस। जब ऑक्साइड के साथ में जुड़ता है तो फेरस ऑक्साइड कहते हैं।
और जब +3 शो करती है वैलेंसी फेरस की तो वो फेरिक ऑक्साइड कहलाता है। तो जंग का हमेशा सूत्र जो होगा वो फेरिक ऑक्साइड होगा, ना कि फेरस ऑक्साइड। तो जहां पर भी 3 बैलेंसें लिखी गई है फेरस की, उसको आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखिए Fe आपको लिखा हुआ मिल रहा है। Fe की 3 बैलेंसी जो है O के बगल में लिखी मिलेगी, और O की जो बैलेंसी होती है Fe के बगल में लिखी आपको मिलेगी। तो सही ऑप्शन होगा फेरिक ऑक्साइड, ये दूसरा वाला ऑप्शन। देखिए चौथा प्रश्न है, एथनोइक अम्ल का साधारण नाम आपको बताना है। एक एथनोइक जो अम्ल लिखा गया है ये IUPAC नाम लिखा गया है, और आपको चूज करना है 4 ऑप्शनों में से कि उसका साधारण नाम क्या है। तो सही ऑप्शन होगा एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल जिसे हम लोग सिरका भी कहते हैं, उसका IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। अब इसका फार्मूला आपको कैसे याद करना है, CH3COOH, ये फार्मूला होता है एसिटिक अम्ल या फिर सिरके का या फिर एथेनोइक अम्ल का। जहां पर COO लगा होता है उसके लास्ट में ओइक अम्ल आपका जुड़ जाता है। तो क्या सही ऑप्शन होगा, चौथा वाला सही ऑप्शन है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, समूह 18 के तत्व कौन से तत्व कहलाते हैं, ठीक है बताइए आप लोग। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही ऑप्शन होगा उत्कृष्ट गैसें या फिर नोबल गैसें या फिर शून्य समूह की गैसें, ठीक है। 3-4 नाम इसे प्रयोग किए जाते हैं। तो ये समूह 18 के जो तत्व होते हैं सबसे लास्ट वाले, वो उत्कृष्ट गैसें या फिर नोबल गैस कहे जाते हैं, अक्रिय गैस भी लिख करके आ सकता है। एल्कली धातुओं की बात करेंगे, जो पहले समूह के तत्व होते हैं एल्कली धातुएं कहलाते हैं। एल्कलाइन मृदा धातुएं जो होती हैं वो दूसरे समूह की धातुएं होती हैं। इसके बाद हैलोजन की बात करेंगे तो उत्कृष्ट गैसों से पहले वाला, मतलब कि 17वां समूह जो होता है वो हैलोजन का समूह होता है, क्लोरीन वाला पूरा का पूरा समूह। देखिए 6वां नंबर प्रश्न है, एक शुद्ध पदार्थ आपको बताना है, चीनी का घोल, मीथेन, दूध और वायु, इसमें से आपको चूज करना है कि शुद्ध पदार्थ कौन सा है। देखिए कुछ लोग अलग अलग उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए चीनी का घोल, दूध और वायु, ये सभी मिक्सचर हैं। इनमें क्या होता है, इनमें अनुपात या रेशियो कोई डिसाइड नहीं होता है कि कितने कितने मिक्सचर पे ही मिलाए गए हैं। लेकिन मेथेन आप देखते हैं, मेथेन का फार्मूला CH4 होता है। ये क्या है, एक यौगिक है, और इसमें पूरी तरह से क्या होता है, निश्चित होता है कि कार्बन 1 होगा और हाइड्रोजन 4 होगा, जो कि एक शुद्ध पदार्थ है। और ये सभी क्या है, एक मिक्सचर है। तो सही ऑप्शन है दूसरा वाला। देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता आपको ज्ञात करनी है। अगर ये परमाणु संख्या 12 आपको नहीं भी देता, फिर भी आपको ये याद रखना है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है। देखिए आपको अगर संयोजकता याद नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने कक्षा 11 या 12 में पढ़ा होगा। तो उसमें क्या करते हैं, पहले जो होता है पहले कोष में देखते हैं, फिर दूसरे कोष में देखते हैं, इसके बाद तीसरे कोष में। जो सबसे लास्ट वाला कोष होता है, अपूर्ण कोष होता है, वही उसकी संयोजकता होती है। यहां पर देख सकते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन ही उसकी संयोजकता होती है। तो 2 इसकी संयोजकता होगी, लेकिन अब प्लस में होगी कि नेगेटिव में होगी। देखिए बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। अगर ये किसी को दे देता है तो क्या होगा, ये एक अक्रिय की भांति कार्य करेगा। तो आप इसकी +2 को सही करेंगे। वहीं पर अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8। तो पहले वो 2 कोष भरता है, फिर 8 दूसरा कोष भरता है, उसमें 8 नहीं हो पाते हैं, 6 ही हो पाते हैं। और अक्रिय के लिए क्या चाहिए होता है, उसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए होता है, लास्ट कोष में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन से कहीं से चाहिए होंगे, इसलिए ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है -2 होती है, उसको चाहिए। और इसको क्या करने, त्याग करने हैं 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए पॉजिटिव होगी। इन दोनों बातों को आप लोग समझिएगा। आज का देखिए हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधों में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। आवरण रहित का मतलब कि नग्न बीज पाए जाते हैं, या फिर अनावृत बीजी कौन से पौधे के बीज होते हैं। चारा, फुनरेरिया, मसीलिया, ये देवदार, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और सही ऑप्शन होगा देवदार। देवदार के जो वृक्ष होता है उसके जो बीज होते हैं वो नग्न बीजी या फिर अनावृत बीजी होते हैं। तो पाइनस हो गया, जैसे कि सिकोया हो गया, देवदार हो गया, चीड़ हो गया, साइकस हो गया, ये सभी एग्जाम्पल दिए जाते हैं आवरण रहित बीज का या फिर नग्न बीजी के उदाहरण है ये। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनकी तरंग दैर्ध्य को किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको आने ही चाहिए। देखिए तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करने के लिए इसने क्या कहा है, 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है। देखिए कोई अगर तरंग इस प्रकार से जा रही है तो इसके या तो शीर्ष पॉइंट दोनों ले लीजिए, उसके बीच की दूरी L कह रहा है, या तो इसके नीचे वाले पॉइंट दोनों ले लीजिए, गर्त ले लीजिए, तो वो भी L आपसे कह रहा है।
तो ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? दो सुरंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या फिर दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसलिए जो एल होगा वही इसका तरंग दैर्ध्य होगा। तो कहां पर ऐसा लिखा गया है? लास्ट वाले ऑप्शन में ऐसा लिखा गया है। देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, प्रकाश संश्लेषण, स्वेद, उर्वरीकरण या फिर परागण। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चूज कीजिए कि क्या आपको सही ऑप्शन लग रहा है। आपसे पूछ रहा है युग्मनज का निर्माण कब होता है, जाइगोट का निर्माण कब होता है? तो सही ऑप्शन होगा उर्वरीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही जाइगोट का निर्माण होता है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 1/2m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है तो उसका संवेग कितना होगा? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल तक पूरी साइंस पढ़ाई हुई है और अभी आप इसको सही करने की स्थिति में आ चुके हैं। तो संवेग क्या होता है? P बराबर होता है mv होता है संवेग का फार्मूला। और m आपको कितना दिया गया? 1/2m दिया गया है और वेग को क्या कर दिया? डबल कर दिया है। लेकिन क्या होगा? 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और सही उत्तर क्या फिर से आ जाएगा? mv ही सही उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि दूसरे ऑप्शन में लिखा गया है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध है जिसमें से प्रत्येक का मान 1/5 ओम है। उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे आप? थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है कि इसे आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे। आपसे पूछ क्या रहा है? अधिकतम प्रतिरोध पूछ रहा है। और अधिकतम प्रतिरोध कब हो सकता है? जब आप उसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए सबको एक साथ आपको जोड़ना होगा इसी क्रम में। और क्या कह रहा है? 5 प्रतिरोध हैं तो 5 बार इसको जोड़ लीजिए। तो 5 बार आप इसे जोड़ेंगे तो एलसीएम तो 5 ही आ जाएगा और ऊपर एक एक करके सब जुड़ जाएंगे। 5/5 बराबर 1 आ जाएगा और 1 किस में आएगा? ओम में ही आपको प्राप्त होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। कुछ लोग प्रयास करेंगे कि समांतर क्रम में जोड़ने का, तो उसमें आपको अधिकतम प्रतिरोध नहीं मिल पाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, त्वरण की एसआई इकाई आपको ज्ञात करनी है। त्वरण मतलब कि एक्सेलरेशन की एसआई इकाई क्या होगी? कैसे आप इसे ज्ञात करेंगे? एक तो देखिए आप इसके मात्रक से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप इसके फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? त्वरण कहते हैं। और वेग परिवर्तन में वेग क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड क्या हो गया? वेग हो गया। और समय नीचे पहले से रखा हुआ है तो सेकंड सेकंड जो मिल करके सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और सेकंड स्क्वायर को अगर आप ऊपर भेजेंगे तो ms-2 जहां पर भी लिखा मिलेगा आप इसे सही कर सकते हैं। दूसरा प्रकार है इसका मात्रक। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसी से बन चुका है ये। मीटर को m लिख दिया गया, सेकंड को ऊपर भेज करके -2 की घात पे लिख दिया गया। इस प्रकार से आप आसानी से सही कर सकते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, धातु कर्म एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? लोहे में जंग लगने की, अयस्कों के गैल्वेनीकरण की, अयस्क से धातुओं को निकालने की, या फिर तनुकरण की। बताइए धातु कर्म कैसी प्रक्रिया है? सही ऑप्शन होगा अयस्कों से धातुओं की निकालने की जो प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं धातु कर्म। और आप सभी को मालूम है जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इन सभी से क्या निकलता है? इसमें से लोहा निकलता है। तो ये क्या? एक अयस्कों से धातुओं की निकालने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं धातु कर्म। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है। हमने आपको कई बार बताया है कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। अगर आप किसी भी हाथी को किसी ऊपर से भेज रहे हैं या फिर एक चींटी को भेज रहे हैं लेकिन वायु का वेग आप शून्य रखेंगे, ठीक है, निर्वात में आप भेजिए, तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण आपको ये मालूम चल जाएगा कि हाथी भी जमीन पर एक ही उसी समय गिरेगा और चींटी भी उसी समय गिरेगा, क्योंकि उनका वेट डिसाइड नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण की यही बात होती है कि द्रव्यमान पर वो प्रभावित नहीं करता है। पर मैंने क्या कहा? कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? निर्वात में होनी चाहिए। अगर इसमें आपको वायु का वेग मालूम चल जाएगा, वायु का वेग लग जाएगा, तो फिर ये दोनों एक साथ नहीं गिरेंगे। आज का देखिए हमारा 16 नंबर प्रश्न है, किस वर्ग के प्राणियों का रक्त जो होता है गर्म होता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से चूज कीजिए कि किस वर्ग के प्राणियों का रक्त जो होता है गर्म होता है।
देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक आपका गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं, एक ठंडे रक्त वाले प्राणी होते हैं। जो ठंडे खून वाले जीव वो होते हैं जो पर्यावरण के बदलाव के साथ साथ अपने शरीर के टेम्परेचर में भी बदलाव कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि रेप्टाइल्स वर्ग हो गया, सांप बिच्छू, आपने देखे होंगे कि ठंडी के सीजन में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने शरीर के टेम्परेचर को क्या करते हैं, बदल लेते हैं और जाकर कहीं छुप जाते हैं और ठंडियों में आपको दिखेंगे नहीं। वहीं पर अगर मानव की बात करेंगे और पक्षी वर्ग की बात करेंगे तो ये गर्म रक्त के प्राणी होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने शरीर का टेम्परेचर जो होता है उसको चेंज नहीं कर पाते हैं, इन्हें क्या करना पड़ता है, कपड़े पहनने पड़ते हैं और उस टेम्परेचर में अपने आप को स्थिर रखना पड़ता है। इसके लिए पोषण भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो पक्षी हो गए, जैसे कि मनुष्य जात के जितने भी जीव हो गए आपके, वे सभी किस प्राणी में आएंगे, वे सभी गर्म रक्त के आएंगे। और सरीसृप उभयचर मत्स्य जो आएंगे वो किस में आएंगे, वो ठंडे ब्लड में आएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन से फिर आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात कर रहे हैं। तो फिर कल बाहर आई एंटी, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की बात की जा रही है, मतलब कि नीचे की ओर आने की बात की जा रही है। और नीचे की ओर कब आते हैं आप जब आपको मालूम है कि विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। और नीचे की ओर आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटेगी। और मैंने आपको कई बार बताया है कि आप अगर आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, पॉजिटिव में होगी। लेकिन अगर आप आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटेगी। ये बात आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, नीचे की ओर आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी। अगर आप आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं मगर वर्गों की संख्या के बराबर जा रहे हैं, 1 से लेकर के 18 तक जा रहे हैं, तो जो यहां पर आपको 17वां वर्ग मिलेगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र में पित्त रस का स्राव कहां पर होता है? तो बताइए पित्त रस का स्राव कहां पर होता है? ये होता है आपका यकृत में होता है, यकृत में ही पित्ताशय होता है, वहीं पर पित्त रस जो होता है इकट्ठा होता है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निष्क्रिय लिटमस विलियन का रंग क्या होता है? ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बैगनी और जामुनी में, ये दो में आपको कंफ्यूजन होगा, इसको आप लोग दूर कर लीजिए। अगर आपको जामुनी नहीं लिखा मिलता है तब आप लोग बैगनी को सही कर सकते हैं। अगर जामुनी आपके ऑप्शन में दे देगा तो आप लोग जामुनी को सही कीजिएगा। ठीक है, अभी आपको भ्रमित नहीं होना है और सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। 20 नंबर प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पुतली, कॉर्निया, रेटिना या फिर श्वेत पटल? ये 4 ऑप्शन है आपके पास में। सही ऑप्शन है पुतली। पुतली जो होती है नेत्र में अगर कम प्रकाश पड़ रहा है तो आप देखते होंगे पुतली को आप झुका लेते होंगे, और ज्यादा पड़ता है तो भी पुतली क्या करती है, उसी प्रकार करने का प्रयास करती। कम करेगा तो खुल जाती और अच्छे से देखने का प्रयास करती है। ज्यादा अगर पड़ेगा प्रकाश तो अपने आप को झुका लेती है और थोड़ा थोड़ा आप देखने का प्रयास करते हैं। तो ये पुतली ही एडजस्टमेंट करती है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को। 21 नंबर क्वेश्चन है, वेग और समय के बीच में संबंध को दर्शाने वाले समीकरण को क्या कहा जाता है? हर सेट में आपसे ये पूछने का प्रयास करेगा। गति के 3 समीकरण होते हैं, उसमें से आपको प्रयास करेगा पूछने का। वेग और समय की बात की है जो कि आपको लास्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा। ये वेग और समय के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो यहां पर वेग भी आ रहा है और समय भी आ रहा है। यहां पर अगर हम दूसरे समीकरण की बात करेंगे, इसका पहले वाला जिसके मैंने वीडियो कराया था उसमें स्थिति और समय को लेकर का था, वो तो दूसरा वाला समीकरण होगा। यहां पर आपसे प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस एटी, ये वेग और समय के बीच में संबंध को दर्शाता है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम कौन खेलते हैं? व्हेल, हाथी, पतंगे या फिर चूहे? बताइए अल्ट्रासाउंड की तरंगे कौन उत्पन्न करता है? तो ये चूहे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। 23 नंबर प्रश्न है, वंशानुक्रम की इकाई क्या है? आपसे पूछी जा रही है, बताइए वंशानुक्रम की इकाई क्या है? जो सिंपल प्रश्न होंगे इन्हें आपको करना ही होगा। जीन जो होती है वंशानुक्रम की इकाई होती है। 24 नंबर प्रश्न है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पहचान करना है कि प्रोपेन, पहले तो आपको पहचान करना है कि एल्केन श्रेणी का है, और एल्केन श्रेणी का फार्मूला क्या होता है? अगर C1 है तो उसके डबल से दुगुना से 2 ज्यादा जो होगा वो H होगा, ये आपको डिसाइड करना है।
और प्रोप, प्रोप कौन से नंबर पर आता है? मेथ एथ प्रोप, ठीक है, मेथ एथ प्रोप तीसरे नंबर पे आता है। कार्बन की संख्या का आपको 3 रखना होगा। अगर आप कार्बन को 3 रखते हैं तो हाइड्रोजन कितने रखने होंगे? 3 दूनी 6 2 8, 8 हाइड्रोजन रखने होंगे, तब जाकर कहीं एल्केन का फार्मूला बनेगा। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। इस प्रकार आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, नारियल की जो छाल होती है, जो आपने नारियल देखा होगा, जो छील करके अंदर आप नारियल को खाते हैं, तो वो किस ऊतक से निर्माण होता है उस छाल का? एरन काइमा, कोलन काइमा, पेरन काइमा या फिर सक्लेन काइमा? सही ऑप्शन होगा, ये सभी इंग्लिश में लिखे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सक्लेन काइमा जो होते हैं ये दृढ़ ऊतक होता है। दृढ़ ऊतक जो होता है उसका कैसे निर्माण, किसका किसका निर्माण होता है दृढ़ ऊतक में? जैसे कि पौधे का जो तना हो गया वो सक्लेन काइमा से बना होता है। पत्तियों का सिरा आपने देखा होगा मोटा मोटा होता है, वो भी बना होता है सक्लेन काइमा से, फिर दृढ़ ऊतक से। फलों की बात करेंगे, बीजों का जो आवरण होता है, जो ढके होते हैं बीज, जो कठोर कठोर चीजें होती है, दृढ़ ऊतक जो होते हैं, नारियल की छाल जो होती है वो दृढ़ ऊतक या फिर सक्लेन काइमा से होती है। ठीक है, याद रखेंगे इन सब बातों को आप लोग। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में केवल 7 तत्व किस समूह में रखे गए हैं? बताइए, दूसरे समूह में, चौथे, तीसरे या पहले? इन्हीं चारों में से आपको चेक करना है कि किसमें 7 तत्व रखे गए आवर्त सारणी में। देखिए आप यहां पर पीरियोडिक टेबल को देख सकते हैं, आपको पहचान करनी है किस समूह में 7 तत्व रखे गए हैं। देखिए पहले वाले समूह को आप देखिए, क्योंकि पहले वाले समूह आपके ऑप्शन में हलीना करे रब से फरियाद, इसमें आपको 7 तत्व दिख रहे होंगे। लेकिन अगर आप दूसरे वाले में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसमें आपको 6 तत्व मिलेंगे। तो 7 एग्जैक्ट आपसे पूछा गया, जो कि पहले ही आपको मिल जाएंगे। बाकी सभी में आपको देखेंगे तो नहीं मिलेंगे। और 8वें वाले में अगर आप देखेंगे या फिर 18वें समूह में आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में तो 18 वाला समूह दिया नहीं गया है। जो समूह आपके 4 ऑप्शन में दिखेंगे उसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो यहां पर आप लोग चेक कर लीजिए कौन से आपके ऑप्शन में आप देख सकते हैं पहले वाले समूह में 7 तत्व मैंने आपको गिना दिया है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसमें होती है? ऊष्माक्षेपी वह अपक्रिया है जिसमें क्या होता है? 4 ऑप्शन है, चूज कीजिए। देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी 2 होती है अपक्रियाएं, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ये वाला, चौथा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी जो अपक्रिया होती है उसमें ऊष्मा निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसे हम लोग कहते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ चुका है। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है? एक प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, क्या आपको याद है कि पानी में आप अम्ल को मिलाएंगे कि अम्ल में आप पानी को मिलाएंगे? ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने आपको 2-3 बार आपको बताया है कि आप पानी में अम्ल को मिलाएंगे कि अम्ल में पानी को मिलाएंगे। कौन सी विधि जो है वो सही तरह से अम्ल में पानी को मिलाने की है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं, जो लोग मेरे लगातार वीडियोस को देख रहे होंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, पानी में अगर आप अम्ल को डालते हैं तो ऊष्मा निकलेगी, और ऊष्मा जिसमें निकलती है उसे कहते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी रिएक्शन या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हमको ऊष्मा देनी पड़ती है उसे कहते हैं ऊष्माशोषी रिएक्शन या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसे आपको सबको याद करना पड़ेगा। देखिए 29 नंबर प्रश्न है, जब 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड के लिए कार्य करता है तो यह वस्तु वेग 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो वेग को वो 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा? आप लोग अपने वीडियो क्वालिटी को सुधार लीजिएगा ताकि आपको प्रश्न जो है स्पष्ट रूप से दिख सके। चलिए, बहुत कम लोग इसको करने का प्रयास करेंगे। बहुत से लोग क्या होता है, डर जाते हैं। न्यूमेरिकल्स को देख करके आपको डरना नहीं है। मैंने कई बार आपको बताया है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि बल का परिणाम आपसे पूछा है, और बल क्या होता है, F बराबर होता है ma। अब ये देखिए आपको दिया क्या गया, क्या नहीं दिया गया है। तो देखिए m जो है मास आपको दिया गया 8 kg, और आपको क्या नहीं दिया गया, एक्सेलरेशन आपको नहीं दिया गया। एक्सेलरेशन नहीं दिया गया, इसके 2 फायदे हैं। इसमें आपको ढेर सारी चीजें दी गई हैं जिससे आप एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। एक तो देखिए गति के प्रथम नियम से आप निकाल सकते हैं, और दूसरा डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूं, आपके एग्जाम में क्या ध्यान आ जाए ये आपको उस समय डिसाइड करना है। देखिए एक्सेलरेशन होता है वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, और वेग में परिवर्तन कितने का हो रहा है। देखिए
बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दीजिए, ये वेग में परिवर्तन हो जाएगा और बटे समय कर दीजिए 2 सेकेंड का। तो 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। और आप इसे दूसरे प्रकार से किस प्रकार निकाल सकते हैं, v बराबर u प्लस AT से आप इसको निकाल सकते हैं। v कितना आपको दिया गया है, लास्ट वाला वेग जो होता है वो 9 आपको दिया गया, प्रारंभिक जो इनिशियल वेग आपको 4 दिया गया है और a और t आपको 2 दिया गया है। इसको घटा लीजिए, ये 9 में से 4 जाएंगे तो 5 आ जाएगा और 5/2 इधर से भी a का मान 5/2 ही आएगा। दोनों तरफ से सेम ही आएगा, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको एग्जाम में क्या चीजें याद आ जा रही है उसे आपको डिसाइड करना है। अब फिर से F बराबर a में लगा दीजिए, a में आपको 8 दिया गया, एक्सेलरेशन हमने निकाला हुआ है 5/2, दोनों तरफ से हमने निकाला हुआ है, ये 4 आ जाएगा, 4 पंचे 20 न्यूटन आ जाएगा। सही ऑप्शन कहां पर छुपा हुआ है, तीसरे ऑप्शन में छुपा है। आसानी से आप इसे कर सकते हैं। आज का देखिए हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है, आज का 30 क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है, गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कम लोग सही कर पाएंगे, प्रयास आपको करना है, हार नहीं माननी है। कितने भी क्वेश्चन आप सही कर पाए हो आप लोग अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर कीजिएगा। अब गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती कैसे, दाब के कैसे, बैल का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गैस की मात्रा जो हो गई वो वॉल्यूम हो गई, और वॉल्यूम जो व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब का, ये बायल के नियम के अनुसार है। तो सही ऑप्शन होगा पहला। तो पूरी ईमानदारी के साथ बताइएगा कि इन 30 प्रश्नों में आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाए। अगर आपका स्कोर 25 होता है तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। अगर आप 20 तक ही पहुंच रहे हैं तो आपकी साइंस अच्छी मानी जाएगी। वीडियो के लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछने का प्रयास करता हूं। अगर आपकी साइंस अच्छी होगी, अगर आपका बेसिक अच्छा होगा तो आप लोग जवाब अवश्य दीजिएगा। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और जिसको भी नहीं आए उत्तर वो कमेंट बॉक्स में अवश्य देख लीजिएगा। ज्यादातर लोग 80% लोग जो है उत्तर सही देते हैं, और मैं किसी का उत्तर जो है पिन कर दूंगा, इसलिए आपको उसमें से उत्तर मालूम चल जाएगा। एक बार आप लोग इसको प्रयास अवश्य कीजिएगा। आज का देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है। लिंथेनाइट, हैलोजन, एक्टेनाइट आदर्श गैसें हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप आवर्त सारणी को खोल लीजिएगा। आपके पास 2 या 3 रुपए की आवर्त सारणी एक छोटी सी मार्केट में आती है, उसे आप खरीद करके कहीं पर भी दीवार पर चिपका लीजिए। धीरे धीरे सदस्यों को पहचानते जाइए कि कौन से वर्ग में कौन सा सदस्य है। कैलिफोर्नियम को आप देखिएगा किस श्रेणी में पड़ता है। कमेंट बॉक्स में इन दोनों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो अगले वीडियो में इसकी चर्चा भी कर लेंगे।